तो आरक्षण एक ऐसा शब्द है जो संसद में तूफान ला देता है, चाय की दुकान पर बहस छेड़ देता है और सोशल मीडिया पर आग लगा देता है दोस्तों। लेकिन इस हंगामे के बीच एक सवाल बार बार उठता है, दलित आरक्षण यानी कि आर्थिक आधार पे या जाति आधार पर, यानी कि आरक्षण का आर्थिक आधार पर हो या जाति आधार पर हो। ये एक गर्मा गर्मी बहस की तरह हम देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को क्रिटिकल डिबेट चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम 2 महाहस्ती, आज के जो भारत है, इसमें गवर्न करने वाले 2 महारथी के क्रिटिकल डिबेट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि गोलवलकर वर्सेस अंबेडकर। इन दोनों का आरक्षण के सवाल में क्या थे इन लोगों का विचार, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों, जिन्हें जाति को सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि एक धार्मिक रूप से बन बद बनाई गई सदियों पुरानी जन्मजात ग्रेडेड असमानता का ढांचा मानते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वो मानते हैं सामाजिक लड़ाई की न्याय ही वास्तव में आधुनिक भारत का एक जरिया है, वो मानते हैं दोस्तों। और जाति का विनाश एक इसका बेहतरीन इलाज मानते हैं। और दूसरी तरफ एक गोलवलकर है, एम एस गोलवलकर दोस्तों। वो दक्षिण प्रति ध्रुव वाले महारथी है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैचारिक स्तंभ है, जो आज के भारत का वो शिल्पकार, दक्षिणपंथी धुर का शिल्पकार माने जाते हैं, जो हिंदू समाज को एकजुट रखने के पक्षधर थे और मानते थे कि जाति विभाजन को कानून से नहीं, समाज के अंदरूनी सुधार से खत्म किया जा सकता है, वह जाना चाहिए, जिसको वो सामाजिक समरसतावाद कहते थे दोस्तों। और वो जाति को स्वधर्म और स्वकर्म के खांचे पे देखना चाहते थे दोस्तों। ये दो सोच, दो रास्ते और एक जलता हुआ सवाल, क्या आरक्षण सदियों की जातीय अन्याय का इलाज है या सिर्फ आर्थिक पिछड़ियों के लिए सहारा है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के भारत में भी ये दिख रहा है दोस्तों। आइए इस पर बहस करते हैं, बिना प्रोपोगंडा का, बिना भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का, सिर्फ ठोस तर्क और तथ्य पे आधारित बहस करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बहस करने से पहले हम हमारा डिस्क्लेमर दिखाना चाहते हैं दोस्तों। ये हम दोस्तों, हमारा उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट है दोस्तों। और हम लोग व्यक्ति के सवाल में आधुनिक आधुनिक विश्व का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक क्रक्स, हम व्यक्ति के सवाल में रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी को मानते हैं। और इसी तरह सोसाइटी के हक में दोस्तों, सोशल डेमोक्रेसी का 3 खंभा, 3 पिलर्स, इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये हम डॉक्टर अंबेडकर की आइडियल सोसाइटी का जो थीम था, उसको हम एक्चुअली सोशल क्रॉक्स मानते हैं। और हम किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, जेंडर, क्लास, कलर, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन का हम विरोध करते हैं दोस्तों। और हम आधुनिक लोकतंत्र, सेक्युलर, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक दुनिया का हम स्वागत करते हैं दोस्तों। और हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 और आर्टिकल 19 का जो साइंटिफिक टेम्पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उसी को बेस बना के हम ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेक्शन ये फर्स्ट में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये क्या है, ये जानने से पहले हम हमारा जो रेफरेंस है, एक विचार निबंधित ये बुक है, दूसरा मनुस्मृति है दोस्तों, तीसरे में हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट, उसी तरह हम लोग साउथ ब्रो कमिटी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल, वो वाला। उसके बाद दोस्तों हम लोग
अ, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम 17 थर्ड पार्ट उसको भी हम लोग रेफरेंस के रूप में मानते हैं दोस्तों। और उसी तरह दोस्तों हम लोग एक्चुअली उसी तरह हम लोग वो शंकर भाष्य शंकर भाष्य भी मानते शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य उसको भी हम लोग रेफरेंस के रूप में लेते हैं दोस्तों। ये हमारा रेफरेंस के रूप में हम लोग जो किताब है उसको हम आज चर्चा का विषय हम बनाने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जैसे लोग अक्सर मनुवादी लोग बोलते रहते हैं कि आरक्षण का आधार एक्चुअली आरक्षण का आधार होना चाहिए, वो बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए और वो जातीय आधारित आरक्षण का घोर विरोध करती है दोस्तों। इसीलिए और अभी मोदी गवर्नमेंट ने वो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो प्रावधान लाया है वो भी वही आर्थिक आधार पर आरक्षण का आधार को बेस बना के वो लाया है दोस्तों। इसीलिए आज हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट में ये आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात करते हैं लोग, वो कहाँ से इसका इसका क्या है? हाँ, इसका एक्चुअली इसका ये जो बोलते हैं लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इसका बेस कहाँ है? कौन से आधार में इसको फिलोसॉफिकल बेस पे लोग ये टपकाते रहते हैं? उसका कारण क्या है दोस्तों? उसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक्स है दलित रिजर्वेशन डिबेट, इकोनॉमिक और कास्ट यानी कि दलित आरक्षण का विवाद जो है, जो आर्थिक है या जातीय है, यानी कि एम एस गोलवलकर वर्सेस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये हमारा आज का मेन थीम है दोस्तों। इसमें जो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए जो लोग बोलते हैं वो एक्चुअली वो विचार नवीनित सिद्धांत वाले डॉक्टर ये गोलवलकर का गुरु गोलवलकर बोलते हैं वो लोग, उनका किताब विचार नवीनित किताब का वहीं से वो लोग टपकाते रहते हैं मतलब। अब ये क्या चीज है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हो, ये इसमें चैप्टर नंबर 28 है दोस्तों। इसमें अस्पृश्यता का उपचार ये लिखा है दोस्तों। अब ये अस्पृश्यता का उपचार वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं। हम आपको ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींच के सीधा ले जाना चाहते हैं दोस्तों। इसमें एक आप देख सकते हैं नवीन मापदंडों का निर्धारण, ये वाले टॉपिक्स में ये गुरु गोलवाल क्या बोलते हैं कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि जातिगत आधार पर कोई व्यक्ति सामाजिक तथा राजनीतिक अयोग्यता का शिकार है तो इसी स्थिति का पूर्ण उन्मूलन किया जाना चाहिए। ये थोड़ा अपना जीप चपा रहा है दोस्तों, ठीक है। वो बोल रहा है कि सामाजिक या और राजनीतिक अयोग्यता है तो उसको निर्मूल किया जाना चाहिए, ठीक है वो बोलते हैं। उसके बाद वो फिर जहर उगलने लगते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का प्रावधान सन 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना के मात्र 10 वर्ष की अवधि के लिए किया था। ये एक लॉजिकल फालसी है दोस्तों। ये जो मात्र 10 साल की अवधि के लिए जो बोलते हैं, ये राजनीति आरक्षण की बात बोल रहे हैं दोस्तों। ये साइमन कमीशन में भी ये एक्चुअली साइमन कमीशन में आया था, उसी को कंटिन्यू करके कम्युनल अवार्ड होते होते पुनः पैक्ट तक हुई। राजनीतिक आरक्षण का 10 साल तक करने का वो बात वो बात है, मगर जो शैक्षिक आरक्षण और रोजगारी मतलब जो ब्यूरोक्रेसी में जो आरक्षण है वो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी और अन्य जो सरकारी आरक्षण है वो उसको 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 वो कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों। वो भारतीय संविधान का स्पष्ट रूप में लिखा है कि वो एक्चुअली लंबा चलेगा, ठीक है। वो वाला चीज इसमें बकायदा लिखा है। फिर भी इन लोगों ने क्या घालमेल करते हैं कि सन 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना के मात्र 10 वर्ष की अवधि के लिए किया था, परंतु इससे निरंतर बढ़ाया जा रहा है। फिर भी इसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है, ये वाले वो बोलते हैं। इसमें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये जो प्रत्येक 10 साल में रिन्यू करते हैं, ये वाला राजनीतिक आरक्षण जो भारतीय संसद के माध्यम से इसको रिन्यू किया जाता है। मगर
और शैक्षिक और जो रोजगारी में जो है उसका कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और फिर बोलते हैं केवल जातिगत आधार पर अनवरत विशेषाधिकार उनमें विशेषाधिकार उनमें पृथक समूह बनाए रहने की निहित स्वार्थ भाव जानने की बाध्य होगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग जातिगत आरक्षण इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जातिगत आरक्षण उन लोगों के बीच पृथकता मतलब सामाजिक रूप से अलगाव की भावना उन लोगों के अंदर वो उमड़ सकता है, आ सकता है। मगर सोशल डिवीजन होने होने का चांस रहता है, ये वाला वो बोल रहे हैं कि जातिगत सिर्फ आदर आरक्षण करेंगे तो सामाजिक रूप में विभाजन आएगा। और इसीलिए वो बोलता है इस कारण शेष समाज के साथ उनकी एकात्मकता की क्षति पहुंचाएगी। मतलब शेष कुल समाज के साथ उन लोगों का वो इंटीग्रिटी मतलब एकात्मकता वो नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा, वो सोशली डिवाइड हो जाएंगे। एकल यदि वो जातिगत आधार पर आरक्षण देंगे तो वो उनका कहना था। फिर वो बोलते हैं कि हमारे समाज के सभी वर्गों के ऐसे लोग हैं। अब वो फिर अब अपना वो जहर निकालने लगा। वो बोलता है कि हमारे समाज के सभी वर्गों में ऐसे लोग हैं, ठीक है। वो बोलते हैं हमारे समाज में ऐसे वर्ग ऐसे वर्ग हो जो सचमुच अति दयनीय परिस्थिति में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे समाज का जो जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, हमारे समाज मतलब इनका समाज क्या है, हिंदू सोशल ऑर्डर है ना। हिंदू सोशल ऑर्डर मतलब क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वाला हिंदू सोशल ऑर्डर जो है उसमें क्या है, उसमें सभी वर्गों के लिए ऐसा, ठीक है, सभी वर्गों के लिए सचमुच अ- अति दयनीय परिस्थिति में रहते हैं। मतलब सभी वर्ग में गरीब लोग हैं, ये कहने का मतलब उसका वही है। इससे कोई जाति नहीं है ना। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें गरीब जरूरतमंद कंगाल न हो। कहने का मतलब क्या है कि सभी ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, सभी वर्गों में गरीब जरूरतमंद और कंगाल लोग हैं। और इन सबको अब वो क्या बोल रहा है, अतः इस कारण वो बोलते हैं अतः ये उचित होगा कि विशेषाधिकार लोगों की आर्थिक स्थिति पर आधारित हो। उनका कहना मतलब क्या है कि सभी वर्गों में, चार वर्ग में, सभी वर्ग में क्या है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज, जो पांचों वाले हैं वह सभी वर्गों में, एस सी एस टी ओबीसी, हाँ, और मुसलमान और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब में आर्थिक आधार, सब में गरीब लोग हैं, जरूरतमंद है, कंगाल है। इसीलिए उन लोगों को सबको आर्थिक आधार पर देना चाहिए। वो ये उनका मानना है। और वो और बोलते हैं कि इससे इसमें समस्या जनित तनाव कम होगा। मतलब इससे समाज में तनाव कम होगा और दूसरे लोगों के मन की ये जलन भी नहीं होगी। मतलब दूसरे लोगों में ये जलन भी नहीं होगा कि केवल तथाकथित हरिजन की विशेष अधिकार को मजा लूट रहे। मतलब दलित लोगों को सिर्फ मजा लूट रहे हैं, वो लोग मजा लूट रहे हैं। ऐसा भाषा कौन बोलता है भाई? वो ऐसे मजाक लूट रहे हैं और हम लोग तो नहीं। ये वाले उनका ये, आप लोग इसको अपर कास्ट, अपर क्लास, ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस से उन लोगों का जहर आप लोगों को देख सकते हो। इसमें वो स्पष्ट रूप में लिखता है कि विशेषाधिकार लोगों को आर्थिक स्थिति पर आधारित होना चाहिए। ये उनका मानना है। मतलब क्या है, ग्लोबल का दृष्टिकोण ये है कि जाति पर जो जोर देने से समाज में दरार बढ़ती रहेगी। मतलब वो बोलता है कि ये जातिगत आरक्षण देंगे तो समाज में दरार पैदा होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट उनका क्या है कि मदद का आधार आर्थिक हो, ताकि सभी गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, बराबरी का मौका मिले। दूसरा पॉइंट ये बोलता है। अब तीसरा पॉइंट वो बोलता है कि समाज सुधार के भीतर से होना चाहिए। मतलब जो समाज के सुधार जो होना चाहिए। और थोड़ा मैं और एक चीज आप लोगों को दिखा दूं, ये गुरु गोलवलकर बोलता है कि क्या है कि उनका समाज व्यवस्था की बारी, समाज व्यवस्था के आप देख सकते हो।
समाज व्यवस्था में वो बोलता है कि जीवन के सोपान सोपान पर साधारणतः निर्बाध रीति से सीढ़ी अग्रसर हो सकता है। समझ गए? सोपान का मतलब क्या होता है कि जोन जोन सा जाति में जन्म है, उसी जाति को वो कंटिन्यू करो भाई, ठीक है? उसी को वो लोग सोपान कहते हैं। सोपान का मतलब होता है जहाँ जोन जोन जाति में वो लोग जन्मा है, उसी जाति में उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि वो करने से क्या होगा, वो मानते हैं कि वो करने से जातिगत वो करने से उन लोग को मानते हैं कि उसमें भेद वो सामर्थ्य उसमें विवाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, अपने अपने काम करेंगे तो वो लोग मिलजुल के बैठेंगे। ये वाला सोच बिल्कुल इन लोगों का है दोस्तों, ठीक है? आप लोग स्पष्ट रूप में देख सकते हो दोस्तों, इन लोगों का ये जो ब्राह्मणवादी जहर है, इन लोगों का स्पष्ट रूप में है कि अपना अपना काम करो। मत इसका मतलब क्या है? सोपान का मतलब मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, इस सोपान का मतलब होता है कि जैसे ब्राह्मण का काम क्या हुआ, ठीक है, प्राइस्ट एंड टीचिंग, मतलब जो ज्ञान देना ज्ञान लेने वाला, और यज्ञ करने यज्ञ कराने वाला, दान लेने दान देने वाला, ये ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का और दलित का। दलित का काम होगा स्ट्रीट वीपिंग, रोड साफ करना और लैट्रिन क्लीनिंग और स्कैवेंजिंग काम करना, ये और शूद्र का लेबर का काम करना, ये वैश्य का जो वो फार्मिंग काम करना, मर्चेंट का काम करना और वॉरियर और रूल्स का काम करना क्षेत्रीय का। सोपान का मतलब होता है कि यही अपना अपना काम करो बंदे। हाँ, ऐसा ऐसा काम करोगे तो उन लोगों वो मानता है कि ऐसा काम करने से समाज में दरार पैदा नहीं होगा, और उसका मतलब क्या है? और दूसरा बात बोलता है व्यक्ति को जीवन ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास विभाजन होगा। ये दुनियादार बोलता है। दूसरा चीज बोलता है समाज व्यवस्था एक दूसरा पक्ष है कि विभिन्न व्यवसायिक समूहों के कर्तव्य और अधिकार अर्थात स्वधर्म, सत्य, अहिंसा, है ना? वो स्वधर्म और स्वकर्म की बात करता है भाई। स्वधर्म और स्वकर्म मतलब क्या होता है? गीता जो बोलता है, अपना अपना जो जन्म के आधार पर जो जो काम मिला है, वही काम को कंटिन्यू करो। अपना अपना कर्तव्य और अधिकार जो जातिगत आधार पर मिला है, उसी को धर्म समझ के अपना अपना काम करने का मतलब स्वधर्म इक्वल टू स्वकर्म करना है। वो अब उसका गोलवलकर और एक चीज बोलता है कि वर्ग युद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब वो बोलता है कि भारतीय दृष्टिकोण एक और दृष्टि से श्रेष्ठ है कि उसका वर्ग युद्ध स्वीकार नहीं है। मतलब भारतीय दृष्टिकोण जो है और भारतीय समाज जो है, क्योंकि वो चार जात में, चार वर्ण में डिवाइड है, अपना अपना काम करते हैं, तो इसका मतलब वो सामाजिक सामाजिक सामंजस्य यहाँ पर है, समभाव है, मतलब सोशल हार्मोनिज्म, मतलब सामाजिक समरसतावाद यहाँ पर है। मतलब ये चाहे वो विधियों, प्रथाओं, व्यवहार नियमों और आत्मादेश कार्य को एक पूर्ण रीति से प्रचलित व्यवस्था के रूप में न आ सके। मतलब यहाँ पर सामंजस्य है, समूह और व्यक्ति के व्यवहार के निरूपक के रूप में धर्म विभिन्न परस्पर विरोधी पक्ष के दावों में सामंजस्य, मतलब हार्मोनिज्म पैदा स्थापित करता है। धर्म धर्म का रोल वो है, और परस्पर विरोधी पक्ष द्वारा समाज की जो जाने वाली सेवा तथा समाज में किए जाने वाले कार्य को आधार पर यदि ये संघर्ष का निरपेक्ष रूप से अध्ययन हो तो स्पष्ट हो जाता जाएगा कि प्रत्येक समूह के दावे के सत्य और न्याय का कितना अंश है। मतलब अब वो कैसे है? वो बोलता है जैसे खाप पंचायत वाला सिस्टम है ना, पंचायत द्वारा अभिव्यक्त होते और मूल्य के सामंजस्य की अभिव्यक्ति और उसका निश्चित रूप धारण करना धर्म कहा जाएगा। मतलब जो इन लोगों को बोलते जो लीगल सिस्टम होता है इन लोगों का, खाप पंचायत वाला, ठीक है, वो पंचायत द्वारा अभिव्यक्ति हितों मूल्यों, वही समाज में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ये पंचायत द्वारा बनाया जाता है, वो धर्म के आधार पर उसको वो बोल रहे हैं। इसीलिए वर्ग युद्ध अथवा विभिन्न विभिन्न कार्य और वर्गों की असामर्थ्य प्रतिदाद
प्रतिद्वंदिता के विनाशकारी विचार से भारत योजना सफलतापूर्वक मुक्त रही है। धर्म के कारण, स्वधर्म और स्वकर्म के कारण यहाँ पर क्या है, वर्ग युद्ध होने का वो खतरा से टर गया है। इसका मतलब ये है। ये कहने का मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ गोलवलकर का तीसरा दृष्टिकोण है कि समाज सुधार, ठीक है, सुधार समाज के भीतर से होना चाहिए और सरकार के दबाव से नहीं। मतलब एक हाफ पंचायत वाला सिस्टम से उसी के रोबर में जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, लीगल सिस्टम बनता है पंचायत में, उसी को वही अंदर से अंदर खाने इसको होना चाहिए, ताकि सरकार का कानून का लफड़ा, पुलिस प्रशासन का दुनियादारी नहीं होना चाहिए। ये इनका मानना है। अब दोस्तों हम लोग फिर मेन टॉपिक्स में लौटेंगे। मतलब वो जो बोल रहा है कि जातिगत आरक्षण होने से समाज में विभाजन होगा, और दूसरा चीज जो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, उसमें एकात्मकता नहीं होगा, सामाजिक डिवीजन होगा। तीसरा चीज बोल रहा है हर जाति में, ठीक है, हर जाति में, हर वर्ग में, मतलब हर जाति में गरीब, जरूरतमंद और कंगाल लोग है ना, सब सब जगह कंगाल लोग है, और इसीलिए ये जो विशेष अधिकार है वो आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, ये उनका मानना है। अब ठीक है, अब हमको इसको डॉक्टर अंबेडकर के लेंस में देखते हैं। अब ये इसमें आप लोग दो तीन बात इससे उभर के आता है। एक इक्वलिटी का बात करता है वो, मतलब सवर्ण गरीब और दलित गरीब के बीच का जो इक्वलिटी है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब वो जैसे जैसे गोलवलकर एक ही खांचे में ढाल रहा है। ये बोल रहा है कि गोलवलकर जी बोल रहे हैं सभी वर्गों को ऐसे लोग हैं जो सचमुच अति दयनीय परिस्थिति में है। मतलब ऐसी कोई जाति नहीं है, गरीब, जरूरतमंद और कंगाल लोग है। मतलब सभी वर्ग के गरीब में गरीब, सभी वर्ग के गरीबी, गरीब लोगों में गरीबी है, जरूरतमंद है, कंगाल लोग है। अब हमको देखना पड़ेगा कि सभी वर्ग के गरीब बराबर है कि नहीं है, ठीक है। मतलब मार्क्स कल जो यूरोप में कहते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर वाला, ठीक है, जो मजदूर का जो बराबर है, जो डिवीजन होता है वो असमानता के आधार में होते हैं, मार्क्स भी यही बोलते हैं। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से जो मार्क्स बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दक्षिण एशिया में क्या है, ये चीज हमको ये फ्रेम में एक चीज देखना पड़ेगा। और उसके बाद उन लोगों के सामाजिक अधिकार क्या है, सांस्कृतिक अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार क्या है, आर्थिक अधिकार क्या है, और धार्मिक अधिकार क्या है, और उन लोगों की गरीबी के बीच में कितना खाड़ल है, कितना बड़ा फासला है, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आर्थिक है या जातीय है, क्यों है, क्या है। हम लोगों को खुला माइंड रखे, चाहे गोलवलकर हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे जो भी हो, हमको किसी को पक्ष लेना नहीं है। जस्ट हमको रैशनल होके, खुला माइंड होके इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। अब हम लोगों को इसके लिए हम जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ पर। ये आप लोग देख सकते हो आइडियल सोसाइटी, मतलब ये क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के इनलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश के 14 नंबर जो जो चैप्टर है, उसमें वो बोलते हैं कि आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं। आइडियल सोसाइटी उन लोग उनका जो जो आइडियल सोसाइटी का ट्राइगोनी, ट्राइगोनी मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ठीक है। अब हम उस वो जो गोलवलकर बोल रहे हैं, ये सभी वर्गों में क्या है, सभी वर्गों में गरीब, जरूरतमंद और कंगाल लोग है, ये चीज वो लोग बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग इक्वलिटी को विशेष फोकस करके देखते हैं दोस्तों। जैसे फ्रेटर्निटी हुआ, लिबर्टी हुआ, हम उसको टच नहीं करेंगे, हम टच करेंगे इक्वलिटी को। देखिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से टच करिए, एनी ऑब्जेक्शन टू इक्वलिटी, ठीक है। कास्ट सिस्टम, सम पर्सन्स आर कंपेल्ड टू कैरी ऑन सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कॉलिंग व्हिच आर नॉट ऑफ देयर चॉइस। एनी ऑब्जेक्शन टू इक्वलिटी, अब इक्वलिटी की बात करेंगे। दिस हैज ऑब्वियसली बीन द मोस्ट है ना, कंटिन्यूस कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये क्या है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे एक बहुत बढ़िया 3 स्लोगन, इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का एक कंपोनेंट है।
इक्वलिटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक यहाँ से जो उभर के आया था, ठीक है? अब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये यहाँ वहाँ पर क्या था कि वो पॉलिटिकल स्लोगन के हिसाब से आया था और ये डॉक्टर अम्बेडकर ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को ये बुद्ध की नज़र से देखते हैं और वो सोशल फिलॉसफी, वो सोशल प्लेन में उसको ढालना चाहते हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ आइडियल सोसाइटी जो बोल रहे हैं वो सोशल फिलॉसफी के हिसाब से वो इक्वलिटी को देखते हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इक्वलिटी को वहाँ वो लोग देखते, वो डॉक्टर अम्बेडकर देखते हैं और बोलते हैं कि द ऑब्जेक्शन टू इक्वलिटी may be sound and one may have to admit that all men are not equal. डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं इस दुनिया में जो साउथ एशिया का दुनिया है उसमें ऑल मेन आर नॉट इक्वल, ठीक है, बट व्हाट ऑफ इट, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ये इक्वलिटी में बी द मेंस, इक्वलिटी में बी द फिक्शन, है ना? अब इक्वलिटी एग्जैक्टली फिक्शन हो सकता है, मे बी द फिक्शन, बट है ना, nonetheless one must accept it as in the governing principle. मतलब जो शासन व्यवस्था का जो सिस्टम है उसका गवर्निंग प्रिंसिपल का वन ऑफ द मेजर पार्ट होना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल सिर्फ ही हो मगर फिक्शन के हिसाब से वो रियलिटी में वो उसको पाना कोशिश करना चाहिए, ठीक है? वो एक आपको बार कोड एक लाइन तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को। लाइन क्या तैयार करने पड़ेगा? इक्वलिटी इज़ द गवर्निंग प्रिंसिपल, ओके? और दूसरी चीज़ वो बोलते हैं अ मैन्स पावर इज़ डिपेंड अपॉन, मतलब जो मानव का जो पावर है, जो पावर शक्ति, जो मानव शक्ति उसके पास रहता है वो डिपेंड्स अपन क्या क्या चीज में, और फिजिकल हेरिडिटी, मतलब वो जो हेरिडिटी जेनेटिकली आता है, मतलब हेरिडिटी मतलब क्या है कि जैसे कोई उसका परदादा के पास है तो वो बाप के पास चला जाता है, बाप का है तो बेटा का, बेटा का है तो फिर उसका बेटा का, मतलब वो हेरिडिटी जो जमीन है, ठीक है, जो संपत्ति है, संपत्ति से उसका जो 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 संपत्ति यहाँ वो डॉक्टर अम्बेडकर क्लियर करते हैं वो जैसे ये क्या चीज है, जैसे बाय बर्थ क्या क्या आता है, ठीक है, फैमिली बिजनेस, फैमिली नेम, यानी इनहेरिटेंट वेल्थ, ये ये हुआ क्या? फिजिकल हेरिडिटी। उसके बाद सोशल इनहेरिटेंस और इंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सोशल इनहेरिटेंस में क्या क्या आता है? इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर, मतलब परिवार का पारिवारिक वातावरण कैसा है, उसका रिलेशनशिप क्या क्या है, ठीक है, उसका सोशल कैपिटल क्या है, ठीक है, एजुकेशन मतलब कल्चरल कैपिटल क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ये भी कल्चरल कैपिटल में आता है, ये चीज भी फिजिकल हेरिडिटी और सोशल इनहेरिटेंस, ये दोनों चीज ही मेजर कंपोनेंट पार्ट रहते हैं, ठीक है, मेंस के पावर डिसाइड करने में। और तीसरा नंबर में बोलते हैं कि ऑन हिज ओन इफोर्ट, मतलब व्यक्ति का खुद का जो इफोर्ट लगाता है व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को बेहतर करने के लिए उसका पर्सनल जो इफोर्ट है वो भी उसको माने रखता है। मतलब तीन चीज माने रखता है, एक मतलब जो पुश्तों टू पुश्ता, ठीक है, जो बाय बर्थ आता है वो हेरिडिटी, फिजिकल हेरिडिटी, उसके बाद सोशल इनहेरिटेंस, मतलब सामाजिक रूप में उसका जो आता है, ठीक है, उसका, और तीसरा चीज होता है उसका इफोर्ट, ठीक है, और ये चीज भी क्या होता है, ये तीनों चीज माइंड्स का पावर डिसाइड करता है। मैं थोड़ा यहाँ से लाइन शुरू करने से पहले मैं और एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि वो उसका ये मतलब क्या है। देखिए, पहले मैं बोर्डू में जो जाना चाहता हूँ, वो बोर्डू बोलते हैं कि बोर्डू का मतलब फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ये पायरी बोर्डू ये फ्रांसीसी सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी माने जाते हैं। उनका मतलब क्या होता है कि सोशल वर्ल्ड में वो मानते हैं कि कैपिटल सिर्फ मार्क्स के हिसाब से जो बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल सिर्फ वो नहीं होता है। उनका कहना मतलब इकोनॉमिक कैपिटल से
और भी चीज़ होता है, और भी चीज़ का मतलब क्या होता है, ये 1886 में डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत ब पीछे का बात हो रहा है, ठीक है? 1980 डॉक्टर अम्बेडकर तो वो 1935 में बोल रहे हैं, ये 1986 में बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उनका सोशल कैपिटल में भी डिपेंड करता है, कल्चरल कैपिटल में भी डिपेंड करता है। यहाँ देखिए कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल, ये दोनों चीज भी लोगों के उसका आगे बढ़ने में वो मेंस पावर के लिए वो डिसाइड करता है। अब उनकी इनका मैं ज्यादा लंबा यहाँ से नहीं खींचूंगा आपको। इनका मतलब सोशल कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या होता है? कल्चरल कैपिटल तीन टाइप के बोलते हैं। एक इम्बॉडीड होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड एंड बॉडी, और ऑब्जेक्टिव स्टाइल होता है। ऑब्जेक्टिव स्टाइल में उन्होंने बोलते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल गुड्स लाइक पिक्चर्स, बुक्स, डिक्शनरीज, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, और इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेट मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है? वो चीज होता है कल्चरल कैपिटल। जो कोई डिग्री पास किया, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, ये सब कल्चरल कैपिटल में आता है। यहाँ अब लोग सब साधारण लोग समझते हैं कि कल्चर का मतलब वही नाचना गाना बजाना वो चीज नहीं होता है। वो कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है कि वो उसका वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कल्चरल गुड्स, ये चीज भी होता है। और वो भी और खुल के और चीज लिखते हैं कि इम्बोडिड स्टेट में क्या क्या होता है, जैसे कल्चर, कल्टिवेशन, बिल्डिंग, है ना, pre presuppose a process of the embodiment, incorporations and assimilation, cost time which must be invested personally by the investor, and accumulation of the acquisition of a muscular physique or symptoms, है ना। ये चीज बोलते हैं। ये हुआ कल्चरल कैपिटल। और सोशल कैपिटल में क्या क्या बोलते हैं कि जैसे सोशल कैपिटल, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, इसमें बोलते हैं कि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल acquaintance and recognitions, मतलब इसका मतलब क्या, नो मेंबर्स टू मेंबर इन अ मल्टीपल ग्रुप्स। मतलब क्या हो, जैसे कोई जुमला का ब्राह्मण है और वो उसको काठमांडू गया तो उसको उसका जैसे वो अब कोई इंटरव्यू फेस कर रहा है, तो शर्मा जी, जुमला का शर्मा जी, काठमांडू का शर्मा जी या झापा का शर्मा जी को बोलता है तो हाँ, जैसे बैंक में ऋण लेने गया तो वहां भी शर्मा जी मिलेगा, टीयू में जाएगा शर्मा जी मिलेगा, अब लोक सेवा में जाएगा शर्मा जी मिलेगा। तो उन लोगों को एक 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 विशेष काल का प्रिविलेज मिलता है, वो कनेक्शन मिलता है। वही एक जुमला का कोई चमार लोग या सार्की लोग गया या कामी लोग गया और वो टॉप किया, तो झापा का एक ब्राह्मण है, वो 40 लाया, वो टॉप किया, तो झापा के ब्राह्मण में बोलेगा कि उसका केपी ओली जैसा एक खुन्नस वाला ब्राह्मण मिल गया, नेपाल का पीएम जो है, ऐसा था जैसे कि कोई केरला का ब्राह्मण है और कोई दार्जिलिंग का या या वहाँ बंगाल का ब्राह्मण है, तो उन लोगों के पास एक कनेक्शन मिलेगा। या कोई पंजाब का दलित है और टॉप किया और बंगाल का ब्राह्मण का फेस किया। ऐसे आप सुनते रहते हो, जैसे जेएनयू में होता है कि अब जैसे कि एससी एसटी ओबीसी के बच्चे का लिखित में तो टॉप करते हैं, तो अच्छा करते हैं, मगर क्या होता है इंटरव्यू में मार्क्स 2 3 4 5 देते हैं। इसका मतलब वो वही सोशल कैपिटल है, ठीक है। जैसे कि कोई शर्मा जी का बेटा यूपी का हुआ और जेएनयू में वो उसको ठीक ठाक किया वो रिटर्न में, मगर इंटरव्यू में उसको 100 में 90 मिला, और दलित लॉ का रिटर्न में 90 मिला, उसको मिला 30 मिला इंटरव्यू में। तो चांसेस तो शर्मा जी का बेटा का हुआ ना। वही उसको सोशल कैपिटल का मतलब वही होता है दोस्तों, ठीक है। और सोशल कैपिटल क्या होता है? सोशली इंस्टीट्यूटेड एंड गारंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन नेम, name of family, and name of class, name of tribe, name of school, name of party, ये चीज a whole set of instituting act designed simultaneously to form and inform those who undergo them। मतलब जो नाम का, क्लास का, ट्राइब का, वो जैसे कोई जनजाति हुआ तो जनजाति जनजाति का फेवर करता है, ठीक है। कोई पंजाबी पंजाबी का फेवर करता है,
ये चीज़ जो जो कोई स्कूल का हुआ, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ बच्चा, वो ऑक्सफोर्ड का जो जूनियर है उसको सपोर्ट करता है। और कोई पार्टी का जैसे कांग्रेस का हुआ, तो कम्युनिस्ट को नहीं देता है, कांग्रेस का हुआ तो बीजेपी को नहीं, बीजेपी हुआ तो कांग्रेस। ये चीज़ सब चीज़ एक कल्चरल कैपिटल के हिसाब से भी पावर को डिसाइड होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ठीक है? जो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं सोशल इनहेरिटेंस का मतलब होता है, सोशल इनहेरिटेंस मतलब सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल की बात होता है, और फिजिकल हेरिडिटी की बात तो होता ही रहता है, ठीक है? ये सब और पर्सनल इफोर्ट का बात भी हो रहा है। मैं फिर एक बार मार्क्स को भी टच करके आता हूँ, ठीक है? ये आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर के आप देख सकते हो यहाँ पर। डॉक्टर अम्बेडकर ये इन रिलेशन कास्ट के 3 नंबर में बोलते हैं कि जैसे उन लोग बोलते हैं कि यूरोप में, ठीक है? द सोशलिस्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग देयर फॉलो इन यूरोप आर सीकिंग टू अप्लाई द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, द फैक्ट ऑफ इंडिया। दे दे प्रोपाउंड दे प्रोपाउंड दैट मैन इज इकोनॉमिक क्रिएचर। मतलब जो जो मैन है वो इकोनॉमिक क्रिएचर है, मतलब इकोनॉम जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसी का उपज है वो। दैट इज एक्टिवली एंड दैट इज एक्टिविटीज एंड एस्पिरेशंस आर बाउंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब उसका गतिविधियां और उसका जो चाहना है वो इकोनॉमिक फैक्टर से ही डिसाइड होता है। मतलब प्रॉपर्टी इज द ओनली सोर्स ऑफ पावर। मार्क्स बोलते हैं संपत्ति ही क्या होता है, सोर्स का, पावर का एकमात्र जरिया है। और दे देयरफॉर प्रीच दैट पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म आर बट जाइगेंटिक इल्यूजन। मतलब जो नेपाल का एक नियो मार्क्सिस्ट स्यूडो मार्क्सिस्ट भी है आओती जी, वो भी बोलते हैं कि जो जैसे कि सोशल रिफॉर्म जो है वो साइड लाइन का है, वो मेजर पार्ट नहीं है, वो बोलते हैं मार्क्सिस्ट लोग। इसी तरह मार्क्स भी बोलते हैं कि वो जाइगेंटिक इल्यूजन है पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स, एंड दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय इक्वलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर काइंड ऑफ रिफॉर्म। मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वही सब चीज होता है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे पहले होना चाहिए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली और दूसरी चीज बनता आता रहता है। अब डॉक्टर अम्बेडकर इसको इसको थोड़ा कंडेम करते हैं, वो बोलते हैं कि one man join issue on every one of these premises on which rests the socialist case for economic reform, having property over every other kind of reform. One may contend that, okay, contend that economic motive is not the only motive by which man is actuated. मतलब जो आर्थिक जो आर्थिक जो नजरिया है वही सब चीज को डिसाइड करेगा, ये वाला ये पूर्ण रूप से ये सच नहीं है भाई। दैट इकोनॉमिक पावर इज द ओनली काइंड ऑफ पावर टू नो स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कैन एक्सेप्ट। मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी का जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हजम कर नहीं पाएगा कि इकोनॉमिक पावर इज द ओनली काइंड ऑफ पावर, ठीक है, विच कैन डिसाइड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स। मतलब बेस ही सुपर स्ट्रक्चर का क्या करेगा, डिसाइड करेगा। मतलब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी, मतलब इकोनॉमी ही सब कुछ को डिटरमिन करेगा। और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं द सोशल स्टेटस दैट द सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय इटसेल्फ ऑफन बिकम अ सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। मतलब सोशल इनहेरिटेंस, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर जो पहले बोल रहे थे वही, ठीक है, सोशल इनहेरिटेंस यही चीज बोल रहे हैं, ठीक है, सोशल इनहेरिटेंस आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये social status of an individual by itself often become a source of power and authority। उसके बाद वो उदाहरण देते हैं जो महात्मा के साधु फकीर का, इन लोगों का एक मिलेनियर्स जो एकदम धनाढ़ है, अरबपति भी एक महात्मा झंडूलाल महात्मा के आगे जाके झुका करता है। इसलिए वो मिलीनियर इकोनॉमिकली उतना साउंड होने से भी वो फकीर साधु के आगे वो वो why do millionaires of paupers in India sell their trifling trinkets which constitute their only wealth and go to the Banaras and Makkah। भनेको ये और दूसरा वाला ये वो देते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ तो क्या होता है कि लोग घर बार बेच के बनारस जाते हैं और मक्का मदीना जाते हैं, क्या ताकि वो उनका पुण्य मिल सके। और दूसरा चीज क्या बोलते हैं,
Why do millionaires in India obey penniless, है ना, penniless साधुज एंड फकीर्स? मतलब क्यों साधु फकीर के आगे मिलीनियर्स भी झुका करते हैं? इसका मतलब है सोशल स्टेटस इज द another, है ना, another source of power and authority as important as economic power. ठीक है, दूसरा वो चीज बोलते हैं। तीसरा वो बोलते हैं द रिलीजन, दैट रिलीजन इज द सोर्स ऑफ पावर is illustrated by the history of India and where the priest holds a sway over the common man, often greater than the magistrate, and where everything, even such things as strikes and elections, so easily that a religion turned and can do so easily be given a religious twist and take care of अब यो उनीहरूको यो हामी फिलिपिन यो रोमको कुराहरू हामी उतातिर नजाउँ, ठिक छ। मतलब रिलिजन पनि सोर्स अफ पावर एन्ड अथोरिटीको हो, किनभने जस्तो जो बाबाहरू यिनीहरू मेजिस्ट्रेट भन्दा पनि पावरफुल हुने गर्छन्, होइन, कति कुराहरूमा। अनि अर्को कुरा, इलेक्सनमा स्ट्राइकहरूमा धर्नाहरूमा पनि यिनीहरू एकदमै पावरफुल हुने गर्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि बाबा रामदेवले के गरेको थियो 2014मा मोदीहरूलाई, होइन, आरएसएस बिजेपीको पक्षमा ब्याटिङ गरिरहेको थियो। उसले भन्दै थियो होइन, अब 40 रुपियाँ लिटर पेट्रोल पाइन्छ, 40 रुपियाँ लिटर पेट्रोल पाइन्छ, त्यसपछि गएर ग्यास सिलिन्डर पनि बहुत सस्तो हुन्छ, कालाधन आउँछ भनेर मान्छेलाई श्री श्री रविशङ्कर भयो, रामदेवहरू, यिनीहरूले त्यसरी क्याम्पेन गरिरहेको थियो। अर्को यो सोसियल स्ट्याटसको इक्जाम्पल अन्ना हजारेहरू, यिनीहरूलाई पनि उनीहरूले बकाइदा रूपमा युज गरिरहेका थिए, ताकि अन्ना हजारेहरू यिनीहरू पनि के थिए, सिभिल सोसाइटी, अथवा तपाईँ ग्राम्सीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने सिभिल सोसाइटी इज एज इम्पोर्टेन्ट एज पोलिटिकल सोसाइटी। सिभिल सोसाइटी भनेको जस्तो अन्ना हजारेहरू यिनीहरूले पनि विशेष भूमिका खेलेका थिए कि पोलिटिकल ट्विस्ट दिनलाई 2014मा, ताकि मनमोहन सरकारलाई ताकि वो लोग मनमोहन सरकार को वो ढाल सके दोस्तों, उसके लिए भी वो लोग प्रयासरत थे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है कि जो मनमोहन सरकार जो है, इन लोग भी उस टाइम में भी रामदेव, उसके बाद वो अन्ना हजारे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, ये लोग सिविल सोसाइटी का रोल भी कर रहे थे, और इधर रिलीजियस बाबा लोग भी उसके पक्ष में वो माहौल बना रहे थे। मतलब रिलीजन इज सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक पावर। और वो मोदी जी का अडानी अंबानी लोग तो उनका बैकअप में था ही था। इसका मतलब इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड रिलीजियस फैक्टर, तीनों क्या है इस दुनिया में, इस डिसाइडिंग फैक्टर है। अब हम मेन चीज में आएंगे। उसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज का मेंस पावर बनने में फिजिकल इनहेरिटेंस एंड सोशल इनहेरिटेंस, ये दोनों चीज भी, या बोर्डो के हिसाब से बोले तो उसमें सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल भी, इकोनॉमिक कैपिटल, ये तीनों फैक्टर क्या होता है, तीनों फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको और एक चीज थोड़ा लेके और उसके बाद जाऊंगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जैसे अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हो ये मनुस्मृति हुआ, ठीक है। और मनुस्मृति में क्या होता है आप देख सकते हो, मनुस्मृति में क्या करता है, जातिवाद, उसका आर्थिक आधार पर जातिवाद नहीं करता है, वो जाति आधार पर जातिवाद करता है। जैसे ये आदमी गरीब ब्राह्मण को भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है, ये सिर्फ अछूत गरीबों का साथ ये व्यवहार करता है, समझ गए। अगर इकोनॉमिक बेस ही सब चीज है तो फिर आर्थिक आधार पे ही डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, और सब प्लेन एक होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि मनुस्मृति जैसे जो धार्मिक संविधान जो है, इन इन लोगों का, ठीक है, इन लोगों का और इन लोगों के पास का डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर अगर ये आदमी ब्राह्मण है और इन लोग दलित है, अछूत है, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। अब है तो क्या होता है कि जो अछूत लोग है उन लोगों का आत्मसम्मान गिरा देगा,
एजुकेशन से उन लोगों को बाहर करेगा, धन संपदा से उन लोगों को बाहर करेगा और शूद्र के लिए सजा भी कठोर होगा, क्योंकि मनुस्मृति उसका टाइट करके हुलिया टाइट करके रखा है भाई, और उसको गुलाम बना के रखा है, और उसको ईश्वरीय नियम बोल रहे हैं, मतलब डिवाइन लॉ, वो धर्म आधारित ईश्वरीय नियम के आधार से गुलाम बना के रखा है, और इन सोशल राइट्स, सिविल राइट्स, इन लोगों से उनको क्या किया है, दूर रखा है। इस कहने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हो, अब कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए, और चीज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब डॉक्टर अंबेडकर वॉल्यूम 17 3 में क्या लिखता है, लिखते हैं कि जैसे ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म आर द, है ना, व्हिच आर द वर्कर, है ना, व्हिच आर द टू एनिमीज of the workers of this country to deal have to deal with ब्राह्मणिज्म एंड कैपिटलिज्म। मतलब यहाँ आर्थिक आधार पर या कैपिटलिज्म के आधार में कैपिटलिस्ट सोसाइटी सिर्फ नहीं है, यहाँ ब्राह्मणिज्म वाले ब्राह्मणिकल सोसाइटी भी है। इसीलिए इसमें क्या होता है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी क्या करता है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के विरुद्ध है, मतलब नेगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ब्राह्मणिज्म करता है। और दूसरा चीज वो करता है क्या कि जैसे मेंस पावर, प्रिविलेज, इंटरेस्ट, सब चीज यहाँ देखिए ब्राह्मणिज्म करता है। सर्टेन क्लास हैव अ प्रिविलेज पोजीशन मतलब पावर, प्रिविलेज, इंटरेस्ट, ठीक है, सुप्रीमेसी, हेजिमनी, एक क्लास का करता है वो, ठीक है। वो मतलब क्या है, उसको सर्टेन क्लास को वो प्रिविलेज पोजीशन में रखता है, और दूसरे क्लास का उसको डिनाई करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से अब डिनाई करता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये क्वेश्चन आप देखिए, देखिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप जा सकते हो यहाँ, ये बोलता है कि गोलवलकर बोलता है, गोलवलकर बोलता है कि सचमुच अति दयनीय परिस्थिति, ऐसे कोई जाति नहीं है जिसमें गरीब, जरूरतमंद और कंगाल नहीं है। गरीब, जरूरतमंद और कंगाल जो है, सब में गरीब का जो जो कंडीशन जो है, ठीक है, सोशल कंडीशन, इनहेरिटेंस कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सबका समान नहीं है भाई। इसीलिए ये क्या है, उन लोगों के पास में ये चीज है। अब मैं वहां अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब इसका मतलब इट डिनाई सर्टेन अदर क्लासेस इवन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म, सोशल राइट्स, सोशल राइट्स मतलब इंटरडाइनिंग एंड इंटर मैरिज, मतलब सोशल राइट्स, सामाजिक जो अधिकार है उनका, जो और दूसरे लोगों के साथ साथ बैठ के साथ साथ खाना, ठीक है। और वो इंटर मैरिज मतलब उसका जो जो सामाजिक रूप में रोटी बेटी का संबंध, रोटी मतलब इंटरडाइनिंग, बेटी मतलब इंटर मैरिज, जो रोटी बेटी का संबंध, या समाज को जो मोबी जो जो इंडो ऑस्मोसिस होता है ना, जो घुल मिल होने का जो घुलने का जो माध्यम है, ठीक है, जैसे ब्लड सबको घोलता है, उसी समाज घोलता है किसने, इंटरडाइनिंग और इंटर मैरिज से। वो सोशल राइट्स को वो डिनाई करता है, और अछूतों के लिए, शूद्र के लिए, और वो SC ST OBC के लिए, आदिवासी के लिए। और सिविक राइट्स में क्या कहता है, सिविक साइड में पब्लिक स्कूल्स, जैसे स्कूल्स में, धारा कुआं पदरा में, ठीक है, और रेस्टोरेंट्स में, प्लेग्राउंड में, जहाँ जो पब्लिक स्पेस है वहां से भी इन लोगों को गायब कर देता है। इसका मतलब सिविल राइट्स एंड सोशल राइट्स से उन लोगों को डिनाई करता है। इसीलिए उनका क्या होता है, अब आप देख सकते हो, उनका इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि फिजिकल इनहेरिटेंस और सोशल इनहेरिटेंस के वजह से उन लोगों में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। यहाँ देख सकते हो ना आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक कोई, यहाँ देखिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रहा है। इन लोगों के पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों को यहाँ यहाँ पर भी देख सकते हो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है, ये मनुस्मृति इन लोगों को ये देखिए, शैक्षिक अधिकार, धन रखने का अधिकार, आत्मसम्मान का अधिकार, ठीक है,
और खेती-पाती का, पैसा का अधिकार कुछ भी इन लोगों के पास नहीं है। और हम लोग और चीज़ देख सकते हैं, जैसे ये इसका मतलब क्या है, ठीक है? और हम लोग आपको दिखाएँगे यहाँ पर। ये जैसे आप और चीज़ देखिए, शूद्र और अतिशूद्र का कंडीशन क्या है? इनके सामाजिक और ठीक है, इन लोग क्यों मैं क्यों दिखा रहा हूँ? इन लोगों का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी भी नहीं सेम है या नहीं है? उन लोगों का सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में उन लोगों का अधिकार सेम है कि नहीं है? जैसे क्योंकि क्यों ये बोल रहा हूँ, गोलवलकर ये इसको एकदम लॉजिकल फाल्सिफिल है। ऐसे कोई जाति नहीं है जिसमें गरीब, ज़रूरतमंद और कंगाल नहीं है। है ठीक है, गरीब, ज़रूरतमंद और कंगाल सब जाति में है। फिर भी उन लोगों के पास क्या-क्या डिफरेंसेस है, मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये इसी के आधार पे आर्थिक स्थिति भी आर्थिक आधार पे रिज़र्वेशन होना चाहिए जो बोल रहे हैं। तो आर्थिक आधार पर क्यों होना चाहिए या क्या है? क्यों गरीबी गरीबी के बीच में सभी इक्वलिटी इक्वल मतलब सभी गरीब एक क्यों नहीं है? मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि उन लोगों का सोशल राइट्स एंड सिविल राइट्स सेम नहीं है, सोशल कैपिटल एंड कल्चरल कैपिटल सेम नहीं है, इकोनॉमिक कैपिटल भी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं है देखिए, क्योंकि मनु कहते हैं शूद्रों का समाज में क्या है अस्तित्व? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थों को आदेश देता है वो उस देश में न रहे जहाँ शूद्र हो। मतलब जहाँ शूद्र है उस देश में बिल्कुल ब्राह्मण, क्षत्रिय द्विज जाति लोग वहाँ न बैठे। मतलब सोशली बायकॉट करना चाहिए उन लोगों का। मतलब शूद्र सम्मानित व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, नहीं समझा जाए। और ये 461 का है मनुस्मृति का। उसी हिसाब से 4:24 में क्या बोलता है? 4:24 में बोलता है ब्राह्मण कभी यज्ञ करने के लिए अर्थात धार्मिक कार्य करने के लिए शूद्र से कभी भी धन नहीं मांगेगा। मांगेगा, मांगना नहीं है, छीनना है। बाद में हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि शूद्र के साथ वैवाहिक संबंध प्रतिबंधित है। मतलब उन लोगों को मांगना नहीं है भाई, छीनना है ना? मांगना बिल्कुल भी नहीं है। अब बाद में बोलता है वो, शेष तीनों वर्णों की सेवा में किसी वर्ण के नारी के साथ विवाह निंदित था। क्योंकि वो तीनों वर्ण क्योंकि शूद्र का तीनों वर्ण के साथ विवाह निंदित है, इसीलिए उसको उसको यज्ञ करने के लिए उसका मांगेंगे तो वो क्या होगा, वो इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उसको वहां से मांगना नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या बोल रहा है, ठीक है? ये कहने का मतलब ये है, देखो, ये बोलता है शूद्र का तीनों स्त्री से विवाह नहीं है। मतलब शूद्र शूद्र ही ब्याह करे। शूद्र पुरुष की शूद्रा, मतलब देखिए यहाँ देखिए, ब्राह्मण पुरुष को क्या होगा? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्राह्मण वर्णों की उत्पन्न स्त्री हो सकता है। क्या हो सकता है? अन्य वर्ण से स्त्री के साथ विवाह के बारे में। ब्राह्मण अन्य अन्य वर्णों को भी विवाह कर सकता है। मतलब ब्राह्मण पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण 4 ही वर्ण का औरत से शादी कर सकता है। क्षत्रिय 3 वर्ण से, मतलब वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय अपना 3 वर्ण से शादी कर सकता है। वैश्य क्या कर सकता है? वैश्य वैश्य तथा शूद्र 2 वर्ण से शादी कर सकता है। मतलब शूद्र क्या करेगा? शूद्र एक ही वर्ण से शादी करेगा। मतलब ब्राह्मण को अपने अपना लिए विशेष अधिकार रखा है। अगर ब्राह्मण गरीबी है तो भी उसका ये विशेष अधिकार में अधिकार है, मगर शूद्र गरीब है तो उसका ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब जार सिस्टम मतलब क्या है कि उच्च वर्ण के नारी के साथ शूद्र को कोई भी संबंध रखने का अधिकार नहीं है। मतलब अब आप खुद का वर्ण से ऊपर के वर्ण से शूद्र को कभी भी संबंध नहीं रखना नहीं है। शारीरिक संबंध बिल्कुल ही नहीं रखना है। उस क्योंकि उसके साथ यदि कोई शूद्रजार कर्म रखता है तो मृत्युदंड का प्रावधान है। अब मैं इसको फिर आपको आपको दिखाऊँगा ये क्या कहना चाह रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है? इसका हाँ, इसका कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ देखिए, हीन जाति के पुरुष अपने श्रेष्ठ जाति वाले, है ना? जो नीच जाति का पुरुष जो है,
अपने से श्रेष्ठ जाति के महिला से शादी करेगा या संभोग करेगा तो कन्या का साथ संगोत करेगा तो उसका क्या करना पड़ेगा? लिंग छेदन करना पड़ेगा। ताड़ना मतलब मारना है भाई। जो रामचरितमानस है, वहाँ ताड़ने का मतलब मारना ही है। वहाँ कोई वो चीज़ नहीं है मेरे भाई। ताड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ये ताड़न या मारन देखिए, ठीक है? पीटना या मारना और लिंग छेदन करना और वध के योग्य है, ये चीज़ बोलता है। और अपना लिए क्या रखा है? गरीब ब्राह्मण है भी तो उसका क्या है? उसका क्या है कि अपने से श्रेष्ठ जाति वाले पुरुष के साथ संभोग करती हुई कन्या, मतलब कोई कन्या अपने से श्रेष्ठ जाति के कन्या लोग से संभोग करेगी तो उसको कोई पीटना नहीं। मतलब अपने से नीचे वर्ण का है तो उसको लूटो। ब्राह्मण इतना तक उसका सेक्स में भी उसका पूरा छूट है। नीचे तक वो सेक्स कर सकता है, शादी भी कर सकता है, मगर अपने से नीचे ऊपर के जाति के लड़की से नीचे जाति वाला सेक्स नहीं कर सकता है, लव नहीं कर सकता है। इसी हिसाब से इन लोगों ने एक नेपाल में बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक हुआ था। 6 आदमी का नदी में मार के भगा दिया था। उसमें यही नियम लागू होता है क्योंकि लड़का दलित था और लड़की एक एक ठकुरी थी, मतलब क्षेत्रीय ठकुरी थी, ठकुराइन थी। इसलिए वो क्या हुआ, उसको सुरक्षित या असुरक्षित द्विज की स्त्री के साथ संभोग करने वाला शूद्र को असुरक्षित द्विज स्त्री के साथ संभोग, अगर उसने असुरक्षित द्विज स्त्री के साथ संभोग किया तो उसको लिंग कटाकर धन को जब्त कर दंडित करना चाहिए। मतलब शूद्र, शूद्र मतलब यादव, कुर्मी, कुशवाहा, तेली, तमोली, कलवार, है ना? ये सब मौर्य, ये सब शूद्र है। और अंत्यज में कौन आता है? अवर्ण में, अवर्ण में आते हैं दलित और आदिवासी और खस्सा और किरात, ये लिच्छवी, ये सब जो वाले हैं 16 जनपद वाले, ये सब अवर्ण में आते हैं, ठीक है? और इसमें असुरक्षित स्त्री के साथ शूद्र संभोग करेगा तो उसका लिंग कटवा कर धन जब्त करके उसको दंडित करना है, और सुरक्षित स्त्री के साथ संभोग करेगा तो उसको संपत्ति से जब्त करके प्राण दंड से दंडित करे। ये वाला उनका, अगर गरीब ब्राह्मण भी है तो उसका ये वाला उसका विशेष अधिकार रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ तो क्या कहो, इतना तक लिखा है कि वैश्य तथा क्षेत्री तथा क्षेत्री भी कोई गुणवती ब्राह्मण के साथ यदि मैथुन करेगा करेगा तो उसका शूद्र के समान जलाना का योग्य है। मतलब वैश्य तथा क्षेत्री भी कोई ब्राह्मणी का साथ वो संभोग करेगा, मैथुन करेगा तो उसको जलाना पड़ेगा भाई। जलाना योग्य है। वो ब्राह्मण क्षेत्री का भी अपने बीवी बच्चों का, जो अपनी लड़कियों का वो मिक्स करना नहीं चाहता है, उतना वो प्योर रहा। वो ब्राह्मण होगा, गरीब ब्राह्मण है तो उसके पास बहुत से प्रिविलेज है भाई। ये चीज आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई। और यहाँ बोलते हैं देखो, ब्राह्म यहाँ अगर ब्राह्मण, यहाँ देखो, यहाँ अगर ब्राह्मण, ठीक है, सुरक्षित ब्राह्मणी के साथ बलात्कार पूर्वक, अब ये अब यहाँ देखिए, ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर उसका मुंडन करा दिए देना ही उसका प्राण दंड है। मतलब कोई ब्राह्मण एकदम वो वो उसको खराब काम करेगा तो उसको प्राण दंड देने का नौबत आ गया, तो उसको प्राण दंड नहीं देना है, उसको मुंडन कर देना है, कपाल मोड़ के। उसी कपाल मुड़ना ब्राह्मण का मतलब वो प्राण दंड के समान है, वो मानता है। अगर मगर वही दंड, ठीक है, वही 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 चीज वो अन्य वर्ण के क्षेत्रीय वैश्य शूद्र करे तो उसका प्राण नाश करना पड़ेगा। वही गलती वो शूद्र, वो 3 लोग ब्राह्मण, क्षेत्रीय ब्राह्मण के बगैर क्षेत्रीय वैश्य शूद्र 3 लोग वही सेम दंड किया तो उसको प्राण नाश करना पड़ेगा और प्राण दंडता करना पड़ेगा, यही उसका सजाए है। मगर अगर ब्राह्मण है तो उसको प्राण दंड नहीं होगा, और मुंडन किया, मुंडन ही उसका प्राण दंड है, मतलब उसको मुंडन करके छोड़ देना है भाई।
अगर गरीब ब्राह्मण है तो भी उसके पास ये वाला उसके पास क्या है, प्रिविलेज है, देख सकते हो। और राजा समस्त पाप करने वाला भी ब्राह्मण का वध कभी न करे, मतलब राजा बिल्कुल खतरनाक बड़ा बड़ा पाप करेगा भी तो उसको कभी भी, या ब्राह्मण को कभी भी वो वध कभी नहीं करना है, राजा को वो बोलता है। क्योंकि ब्राह्मण है ना, और वो किया और समस्त पाप किया तो उसको वध न करके संपूर्ण धन के साथ, मतलब धन चोरी किया भी हो तो उसको धन जब्त नहीं करने का, धन के साथ वो जो चोरी किया है वो धन के साथ अक्षत, मतलब क्षति को, मारपीट कुछ न करके, और दूसरा लोगों को तो छत छत करो, मगर उसका अक्षत करके अक्षत शरीर वाले उस ब्राह्मण को राज्य से निर्वासित करो। चोरी किया भी हो तो धन लेके जाओ भाई, धन जो चोरी किया तुम रहे हो, ब्राह्मण का इतना, गरीब ब्राह्मण भी है तो उसका इतना प्रिविलेज है। और ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, मतलब ब्राह्मण को जितना भी, गरीब ब्राह्मण हो चाहे धनी हो, उसको जितना भी बड़ा पाप किया, समस्त पाप किया भी हो, तो या बलात्कार किया हो या अनैतिक भ्रष्ट जितना भी भ्रष्टाचार किया भी हो, तो भ्रष्ट क्यों ब्राह्मण लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं कतराते हैं? एक कारण ये भी है कि उन लोगों को मारना मनाही है, ये शास्त्र में लिखा है उन लोगों को। और ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा कोई पाप नहीं होगा, इसलिए। और वो लोग राजा राजा बोलते हैं नेपाल में, उसका मतलब क्या है कि राजा के कांध में रख के बंदूक बंदूक पटकाना है, उसका मतलब राजा मन से भी ब्राह्मण की वध करने का विचार न करे, मतलब राजा ब्राह्मण को मारने का बिल्कुल ही विचार ना करे, चाहे जितना भी गरीब ब्राह्मण हो उसको मारना नहीं है। और दूसरा लोग है तो उसको बिल्कुल प्राणनाश 1 मिनट में, शंभुक वध का भी यही किस्सा है। शंभुक को 1 मिनट में क्या किया था, प्राणनाश, चमचमाती हुई तलवार निकाल के राम ने राम राज्य में वो इसी नियम के हिसाब से उसका उसका सर कलम किया था, देखिए आप देख सकते हो। ये वाला प्रिविलेज उन लोगों का बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। इसीलिए गरीब ब्राह्मण भी हुआ तो उसके साथ ये वाला उसका बिल्कुल है। यहाँ देखिए संभोग वाला हमने बता दिया इसको, ठीक है? उच्च वर्णीय किसी रक्षित अरक्षित ये वाला बता दिया, अथवा अरक्षित है तो ये अपराध किया, ये हो गया। अब पद के बारे में देखिए दोस्तों। अब कोई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से, इनके लिए ये 8-20 का श्लोक फिर एक बार देखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें क्या बोलता है, कोई भी ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है ना, कोई भी ब्राह्मण चाहे जो भी हो, जन्म से सिर्फ ब्राह्मण है, चाहे उसको वेद अध्ययन आए या ना आए, वह वेद से वह दर अपेक्षित किया काम करे या ना करे, उसको उसको राजा न्यायाधीश बनाएगा, मतलब राजा के अनुरोध पर उसके धर्म का निर्वासन कर सकते हैं, वह न्यायाधीश बना सकते हैं। मगर शूद्र बोलते हैं ना लोग, जन्म से नहीं कर्म से, अब यहाँ क्या बोलता है, शूद्र ये कभी भी नहीं करेगा, मतलब शूद्र को न्यायाधीश नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, जितना भी विद्वान ना हो। इसीलिए इन लोग डॉक्टर अंबेडकर से इन लोग जलने का कारण क्या है, क्योंकि जो संविधान उन्होंने लिखा है तो इन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ये यही नियम से हो रहा है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये मनुस्मृति डायरेक्ट बोल रहा है चाहे जितना भी वो विद्वान हो उसको न्यायाधीश नहीं बनाना है। यहाँ तो संविधान लिखने की बात है भाई। मनु को तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा इसको तो गाड़ के दफना के 27 में तो जलाया था, फिर भी उसको जला के दफना के उसको सुरमा बना के खा लिया। इसीलिए ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर से बिल्कुल इन लोगों का 36 का आंकड़ा रहता है। और 37 में क्या बोलता है कि जैसे ये हिंदू राष्ट्र हुआ तो यही होने वाला है। जैसे नेपाल में हिंदू राष्ट्र हुआ था, राजा के ये ब्राह्मण का कितना प्रिविलेज है देखिए, वो बोलता है राजा, है ना, राजा दर्शक की भांति केवल देखा रहता है, उसकी उपस्थिति में शूद्र न्याय का विचार करता है। वह जैसे एक राज्य है, उसका राजा है, वहां शूद्र न्याय का विचार, मतलब न्यायाधीश है तो वो राज्य वो राज्य में दूसरे लोगों को बैठना नहीं है भाई। क्यों बैठना नहीं है, दूसरे लोग मतलब बीस जाति का नहीं बैठना है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए अशुभ रहता है। और वो राजा को बोलता है वो राज्य अधोगति जाता है, जैसे गाय दलदल में नीचे फंसता है, उसी तरह वो राज्य भी शूद्र को, है ना, ऊंचा पोस्ट रखने से वो राजा भी, ये राज्य भी विनाश विनाश के
तो विनाश की दिशा में जाएगा, वो वाला वो बोल रहे हैं दोस्तों। अब 8:27 में क्या बोलते हैं देखो। अब 8:27 में इनका विशेष अधिकार देखिए। यदि कोई शूद्र अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश दिया। अब कोई लोग बोलते हैं ना, आर्य समाजी लोग, दुनिया लोग बोलते हैं कि एकदम हाँ, धर्म सुधार कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे भाई देखो तो सही है क्या बोल रहे हैं। जैसे बोलता है कि जैसे धर्म सुधार के लिए तो उन लोगों को उपदेश देना पड़ेगा। आपके धर्म में ये खराबी है, ये शंकराचार्य जी आपको इसको सुधारना पड़ेगा। अगर ये बोलोगे शूद्र लोग, तो बोलते हैं शूद्र लोग अहंकार बस ब्राह्मणों को धर्मोपदेश देने की धृष्टता करता है, तो राजा को चाहिए कि वो उसके मुंह व कान में खोलता हुआ तेल, मतलब अगर उसको धर्मोपदेश देता है ब्राह्मण को, ये करो वो करो, आपका धर्म खराब है, सुधारो, ये करो। धर्म सुधार होने का चांस है नहीं है भाई। देखिए अगर वो बोलेगा तो हिंदू राष्ट्र होगा, तो उनके मुंह में और कान में खोलता हुआ तेल डाल देंगे भाई। ये वाला उनका पद में अगर गरीब ब्राह्मण है तो भी उसका इतना प्रिविलेज रहता है। गरीब दलित का तो बात ही निराला है भाई। अब यहाँ देखिए शूद्र के द्वारा क्या होगा, ज्ञान आर्जन में क्या है, शूद्र शिष्टता को अध्ययन करता है। जो शूद्र शिष्टता को शिष्यों का अध्ययन करता है, मतलब जो शूद्र शिष्यों को अध्ययन कराता है, मतलब कोई शूद्र है, वो टीचर है, वो शिष्यों का अध्ययन कराता है, तो क्या होगा उसको, जिस किसी का शिक्षक शूद्र होता है वो शूद्रों को नियुक्त करने के कारण अयोग्य हो जाता है। मतलब शूद्रों को टीचर तो बनाना ही नहीं है। व्यवस्थापन समिति के लोग देखो ना, अभी भी वो लोग टीचर शूद्रों को अगर संविधान नहीं देगा तो ये लोग बनाएंगे नहीं। संविधान जब तक है, जितना जितना लोकतांत्रिक अच्छा संविधान बनेगा तब तक शूद्र का ज्ञान है। जिस दिन संविधान गया उस दिन इनका सब गया, गोल खाड़ी में गया। इसीलिए जो शूद्र शिष्य का अध्ययन करता है वो अयोग्य हो जाता है, और उसको जो नियुक्त करता है, और उसी शूद्र को उपस्थिति में वेद का कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। मतलब शूद्र की उपस्थिति में वेद को कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ करेंगे तो वो शूद्र को ध्वस्त मार देगा। ये वाला बिल्कुल उन लोगों का कहने का मतलब, इन लोगों का ये है भाई। इस कारण ये लोग बोलते हैं कि शूद्र को बिल्कुल, इन लोग ज्ञान के, अब यही चीज बोल रहे, देखो जो बोल रहे हैं ना, यही चीज इन लोगों का यहाँ भी देखो। यहाँ ये ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य ये भी बोलता है कि देखो यहाँ शूद्र का, जैसे बोलते हैं कि वेद, ये उपनयन जनेऊ सनेऊ भिराते हैं दलित का, ये सब फर्जी काम है। शंकर बोल रहे भाई, शंकराचार्य ये बोलता है कि जैसे शूद्र का वेद को श्रवण अध्ययन अर्थ ज्ञान अनुष्ठान प्रतिषेध करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। शूद्र का विद्या में कोई है ना अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है, ये उपनयन रहित होता है। उपनयन मतलब जनेऊ लगाने का उसका कोई चांसेस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए, शूद्र का विद्या में अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि श्रवण अध्ययन और अर्थ ज्ञान का प्रतिरोध है। शूद्र को स्मृति ये देखिए, ये भी मनुस्मृति, अगर यह देखिए ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग बोलते हैं हम और को नहीं मानेंगे, वेद को मान, ये सब बकाव वाला बात है। वेद से इन लोगों का कोई चलेगा नहीं धर्म। इन लोगों का स्मृति विधान कानून कानून से ही चलता है। जैसे मुस्लिम लोग शरिया के कानून से चलते हैं, तो इन लोगों को मनुस्मृति, पराशर स्मृति, यज्ञवाल स्मृति, 18 स्मृति है इन लोगों का, नारद स्मृति, स्मृति से ही इन लोगों का चलेगा। और पुराण से इन लोगों का बचाव, ये ठगने पेट भरने का पुराण से होगा। समाज का कंट्रोल इन लोग स्मृति से करेंगे। वेद में तो बकवास चीज है, क्या चीज है, खाली वो क्या है, रास लीला है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। पढ़ो वेद, पढ़ो तो पता चल जाएगा। और यहाँ बोलता है अगर ये वेदों का श्रवण करे, कोई सुनेगा, वेद सुनेगा, शूद्र के दोनों कान का रागा और लाख से भर दे। अगर शूद्र शूद्र वेद सुनेगा तो उसको शीशा पगाल के डाल देना है कान में। अगर बोलेगा शूद्र क्या है, ये उच्चारण करेगा तो जीभ को कटवा दे।
धारण करेगा तो शरीर को भेदना होगा भाई, शरीर को मार देना है। यही चीज़ लिखा है, देखो ये ब्रह्मसूत्र भाष्य है, बिल्कुल शंकराचार्य लिखा है, शंकर भाष्य है। देखिए आप, और दूसरा चीज़ बता दूँ, ये औरत लोग, ठीक है, महिला, नारी और जो जो दलित शूद्र का जो पुराण में बोलते हैं ना, पुराण भाषा करते हैं, इन लोगों का सिर्फ पुराण में ही ज्ञान अधिकार है। देखिए यहाँ क्लियरली लिख दिया है, इन लोगों का वेद में कोई अधिकार नहीं है। देखो यहाँ ये पुराणों को, यहाँ चार वर्णों की अ, सुनिए, ये स्मृति इतिहास पुराणों को ज्ञान करने में चारों वर्णों का अधिकार देता है, मतलब पुराण के लिए ये अधिकार देता है, मगर वेद अध्ययन शूद्र के अधिकार, ये महिला का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आपको, और गरीब ब्राह्मण भी है तो भी इसका विशेष अधिकार ये है, और धनी और गरीब दलित है तो उसका तो वेद तो सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, धारण करेगा तो सीधा ऊपर चला जाएगा। ये वाला इनका बिल्कुल प्रिविलेज सिस्टम देख सकते हैं, ज्ञान में ये है। और संपत्ति में क्या है, संपत्ति में ये देखिए आप, ये धनावर्जन, ये धनोपार्जन में भी समर्थ होने के पर भी शूद्र को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर शूद्र, देखिए उस धन कमा सकता है, धन कमाने का उसका सामर्थ्य भी है, तो भी उसको धन का संग्रह बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि वो बोलता है कि अगर शूद्र नीच नीच पुरुष जिसके धन का संग्रह कर लिया तो वो अहंकारी हो जाएगा और ब्राह्मण की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि यदि ब्राह्मण अपनी जीविकोपार्जन के लिए कष्ट में है तो वो निसंकोच शूद्र का संपत्ति का अधिकरण कर ले। मतलब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के पास भी इतना उसका प्रिविलेज होता है कि यदि ब्राह्मण अपना जीविकोपार्जन, वो कष्ट में है, गरीब हो गया, तो निसंकोच शूद्र का संपत्ति का अधिकरण कर सकता है, शूद्र का संपत्ति जब्त कर सकता है, जबरदस्ती ले सकता है। ये वाला गरीब ब्राह्मण के पास ये वाला प्रिविलेज है, मगर गरीब शूद्र या गरीब दलित के पास ये बिल्कुल वाला ये प्रिविलेज नहीं है। और शूद्र का केवल एक ही व्यवसाय है। शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम है, ब्रह्मा ने शूद्र के लिए एक ही व्यवसाय, मतलब विनम्रता पूर्वक तीनों वर्ण का सेवा करना, मतलब विनम्रता पूर्वक, मतलब क्वेश्चन न करके एकदम ईमानदारी पूर्वक गुलाम बन के तीनों वर्ण का सेवा करना ही शूद्र का एक ही व्यवसाय, एकमात्र व्यवसाय। इतना बेरहम है ये लोग, देखो भाई। और अगर शूद्र ब्राह्मण की सेवा कर जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो, मगर अगर शूद्र, यहाँ देखिए, शूद्र ब्राह्मण का सेवा करने में असमर्थ रहा, जीवन उसके पास ब्राह्मण की सेवा करने से भी उसका जीवन निर्वाह नहीं हुआ, तो क्षत्रिय करेगा, और नहीं तो वैश्य का करेगा, मगर उसका काम सेवा ही करना है भाई। लेकिन वो शूद्र ब्राह्मण की सेवा या तो स्वर्ग के लिए करेगा, या इस जन्म या अगले जन्म के लिए वो ब्राह्मण की सेवा करेगा, क्योंकि सेवा करेगा तो उसका अपने सभी अभिलाषा, उसका इच्छा आकांक्षा सब पूरा हो जाएगा। इतना 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 बेरहम बेहया है ये लोग। देखिए, और लिखते हैं, ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का एक उत्तम कर्म है, मतलब ब्राह्मण का सेवा करना ही उन लोगों का सबसे उत्तम कर्म है। देखिए देखो, शूद्र को तो ये गुलाम से ऊपर देखना ही नहीं चाहते हैं भाई। ये सिस्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ब्राह्मण गरीब है तो उसका पर्सनल कारण से है, इतना छूट मिलता मिलता विशेष अधिकार होता है, तो ब्राह्मण है तो उसको तो सुसाइड करके मरना चाहिए भाई। इतना प्रिविलेज में भी वो कुछ नहीं कर पाएगा तो। मगर क्या है, ये दलित को, एससी एसटी ओबीसी, आदिवासी को, दलित को, शूद्र को, ये लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, एक एकदम ये सिस्टमिक तरीके से व्यवस्था, वैसा सिस्टम तंत्र बनाया है कि वहां शूद्र को तो सेवा करना है और कुछ करना ही नहीं है, वो भी एकदम विनम्रता पूर्वक, वो भी उसको कुछ पैसा ही नहीं लेके, फोकट का वाला, ऐसा है। क्योंकि वो बोलता है शूद्र से दास कर्म का भी वो इन लोगों ने बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा एक चीज और दिखा दूं, यहाँ यहाँ इधर ऐसा लिखा है,
तो फिर उन लोगों वो लिखा है देखिए यहाँ, आपने अपने लिए क्या लिखा है देखिए यहाँ, है ना? अब आपने लिए यहाँ ये ब्राह्मण का यहाँ यहाँ देखिए, ये अपने लिए क्या-क्या लिखा है यहाँ। इन लोगों का इतना ये बेरहम लोग है, यहाँ देखिए यहाँ, ये संकट के दौर में भी क्या करे? संकट के दौर में व्यवसाय, शूद्र का एक ही काम यहाँ लिखा है, शूद्र का एक ही काम क्या है? ब्राह्मण का सेवा करना, यहाँ एक एक ही उत्तम कर्म, एक ही व्यवसाय। और आपने लिए क्या लिखा है? यहाँ अगर यहाँ देखिए, ब्राह्मण यदि अपने कर्म से जीवन निर्वाह न करे, मतलब वेद लेना के दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना, और उसके बाद वो क्या है, वो यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये चीज से इन लोगों का जीवन निर्वाह नहीं हुआ तो वो क्षत्रिय का कर्म करता हुआ जीवन निर्वाह करे। बहुत से दलित लोगों को ये भी गलतफ़हमी है कि वो लोग बोलते हैं कि वो लोग जैसे कि क्षेत्रीय का काम भी करते हैं, जैसे आप वो बाद में बताऊँगा। अगर वो यहाँ दोनों कर्म, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय का कर्म से भी जीवन निर्वाह नहीं किया तो नहीं हो सका, तो वो ब्राह्मण खेती, गौपाल या व्यापार, वो वैश्य का व्यापार काम भी कर सकता है। देखिए, ये वाला खुद का प्रिविलेज रखा है वो। गरीब ब्राह्मण ऐसे इतना करने से भी गरीब होता है तो उसको उसको तो सुसाइड करके मरना ही पड़ेगा क्या? वो तो उसको देखिए कितना प्रिविलेज है। गरीब भी ब्राह्मण है तो क्षत्रिय काम करेगा, वैश्य का काम करेगा। इसीलिए वो देखो, अभी भी क्या है कि जैसे दलित लोग अगर वो होटल रखेंगे, इधर-उधर करेंगे, तो वो लोगों को खुन्नस आता है। आरक्षण का विरोध इसीलिए करती है दलित का, क्योंकि वो दलित को ऊपर देखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि दलित को और शूद्र को ऐसी, वो जो यादव, कुर्मी, कुशवाहा पिटाई खाने का क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग अगर अच्छा काम किया, अवसर हुआ तो उन लोगों को देखते ही नहीं है। उन लोगों को वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग शास्त्र के मनुवादी लोगों का दिमाग में क्या है, ये लोग तो क्या है व्यवसाय कर, एक शूद्र का तो ब्राह्मण का सेवा ही करना इन लोगों का व्यवसाय है। मगर गरीब भी ब्राह्मण है या ब्राह्मण अपना जीविका नहीं करेगा तो वो शासक भी बनेगा, राजा भी बन सकता है भाई। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग, ये क्यों बोल रहा हूँ, है ना? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए आप, है ना? यहाँ देखिए आप लोग, अब देखिए यहाँ, यहाँ क्या है, अगर गरीब भी ब्राह्मण है तो उसके पास ये वाला प्रिविलेज है, देखिए ये ये इससे काम नहीं चला तो ये यहाँ यहाँ भी दोनों काम कर सकता है। वो सैनिक में भी जा सकता है, आर्मी, पुलिस, सीडीओ सब चीज़ बन सकता है, डीएम, एसपी, डीएम, ठीक है? और सब बन सकता है, और रूलर रूलर भी बन सकता है, और वो बैंकर भी बन सकता है, फार्मर भी बन सकता है, मर्चेंट भी बन सकता है, सब चीज़, ट्रेडर्स भी बन सकता है। मगर दलित लोग, ये अछूत लोग, ये लेबर लोग, ये करेंगे तो इन लोगों का पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? कारण क्या है? यहाँ इन लोगों का शास्त्र ये स्पष्ट रूप में इन लोगों को प्रिविलेज दिया है, देखिए, ये वाला इन लोगों ने रखा है। अपने लिए ये चीज़ इन लोगों ने बना के रखा है। और देखिए, इन लोगों को और विशेषाधिकार क्या है देखिए, न्यायालय में देखिए, ठीक है? शादी में तो हमने बता दिया, ठीक है? शादी में ये अपने से भिन्न वर्ग किसी भी वर्ण की महिला के साथ विवाह कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। विवाह में क्या होता है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहले मैं इसको निपटा लूँ इधर से, ठीक है? अब यहाँ देखिए आप, अब शूद्रों के दास कर्म क्या-क्या है? प्रत्येक ब्राह्मण शूद्रों को दास कर्म करने के लिए बाध्य कर सकता है। देखिए भाई साहब, ब्राह्मण प्रत्येक ब्राह्मण शूद्र को दास कर्म करने के लिए बाध्य कर सकता है। उनको तो सिस्टमैटिकली हजारों साल से ये बाध्य किया है भाई। इसीलिए वो गरीब दलित है। उसको इसलिए उनको आरक्षण चाहिए भाई। आर्थिक आधार से सिर्फ नहीं होगा भाई। उनके जात के आधार से उन लोगों को दास बनाया है, उन लोगों को सेवक करना है, ये वाले शूद्र को, दलित को ये बनाया है, एससी, एसटी, ओबीसी को ये है भाई। चाहे उसने उसे खरीद लिया है, मतलब वो दास बनाना चाहिए, चाहे वो खरीद लिया हो या नहीं। शूद्र को सृष्टि, क्योंकि शूद्र का सृष्टि ब्राह्मण का दास बनने के लिए ही
वो लिए ही की गई है। मतलब शूद्र का जन्म ही दास बनने के लिए। ये कितना बेरहीम है भाई। तो इसलिए ये चीज ये हो रहा है। अपने परिवार में से उसी शूद्र, अब यदि अब क्या है, शूद्र को भरण पोषण के बारे में इन लोग क्या बोलते हैं देखिए। तो ब्राह्मण को चाहिए कि वो अपने परिवार की संपत्ति में से, मतलब क्या करना है, उसकी योग्यता, परिश्रम और व्यक्ति में उसका घर में कितना जो है उसी हिसाब से थोड़ा भरण पोषण करना है। भरण पोषण कैसे करना है, मैं थोड़ा यहाँ से दिखा दूं तो आप लोगों को थोड़ा तसल्ली मिलेगा शायद, है ना। यहाँ देखिए ये भरण पोषण कैसे कैसा करना है, ये चीज इन लोगों ने वो भी लिख के बकायदा यहाँ रखा है भाई, है ना। हम्म, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 10 में है भाई, ठीक है। नो, ये चैप्टर नंबर 10 है। अ, 10। इतना बेरहम बेहया लोग है कि इन लोगों ने फिर भी बोलते हैं कि सब वर्ण में, गोलबल कर बोलते हैं कि सब वर्ण में क्या है, गरीब लोग है। अरे गरीब तो है भाई, मगर उन लोगों का इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। उन लोग किसी के पास बहुत बड़ा उन लोगों का अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज तो गोलबल कर क्या बोल रहा है, घालमेल कर रहा है भाई। क्योंकि उन लोगों के पास जो मनुवादी मनुवादी मानसिकता है, उन लोगों को न्याय संगत तो हो ही नहीं सकता ना, है कि नहीं। तो इसीलिए वो लोगों को एकदम बिल्कुल उन लोगों का हजम ही नहीं हो पा रहा है। हजम करने में उन लोगों को बहुत, उन लोगों का खुन्नस हो रहा है भाई। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये। यहाँ देखिए आप, नहीं, नीचे जाति का जो मनुष्य है वो अपने से ऊंची जाति की वृद्धि से लोभ से। अब यहाँ तो कितना चीज लिखा है कि यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ दिखाऊंगा, देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ ये कितना, इतना भी तो यहाँ संकट के दौर में व्यवसाय में क्या लिखा है, ब्राह्मण सब कर सकता है, क्षेत्रीय का कर सकता है, ठीक है, वैश्य का भी कर सकता है। और ये यहाँ देखिए उसकी ये सब कर सकता है, मगर ये कृषि कर नहीं कर सकता है। फिर ये परजीवी लोग है ना, खाली निठल्ले लोग हैं। कृषि करेंगे तो बोलता है कि जीव का हत्या हो जाएगा लोगों के मुंह, क्योंकि वो जो हल जोतने में क्या होता है कि लोह लगाते हैं, उसी से भूमि तथा भूमि की स्थिति स्थित जीवों का मार डालता है वो बोल के। फिर भी उन लोगों का, ब्राह्मण लोगों का क्षेत्रीय और वैश्य का काम कर सकता है, यहाँ तक तो उन लोग लिखा है। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है देखिए, श्रेष्ठ जाति के यदि शूद्र लोग अपने से ऊपर 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 जाति का काम करेगा तो क्या होगा देखिए। नीच जाति वाले के मनुष्य अपने अपने से उच्च जाति वाली वृत्ति के लोभ से ग्रहण कर जीविका करे तो, मतलब निचला जाति वाले आदमी आप आप अपना अपन से वो ऊंची जाति वाले का काम करेगा तो उसको निर्धन कर, मतलब धन पूरा छीन के, उसका संपत्ति सब छीन कर राज्य से बाहर कर। उसका काम सिर्फ क्या है, गुलामी करना है भाई, ऊपर का काम करना ही नहीं है। वैश्य का, क्षेत्रीय का, है ना, वो व्यापार करेगा, पढ़ाएगा, वह शासन करने का कुछ करे सोचेगा तो उसको उसको बिल्कुल क्या करना है, निर्धन कर उसको खेत देना है। और अपना क्यों 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 बोल रहा है, अपना हीन धर्म भी, अपना मतलब अपना सेवा करने वाला हीन धर्म ही भी श्रेष्ठ होता है। मतलब अपना जितना भी हीन कर्म हो, जैसे भंगी का काम इन लोगों ने बता रखा है कि वो टट्टी साफ करेंगे। अब अपना हीन काम, मतलब भंगी का हीन काम क्या है, वो जो वाल्मीकि का काम है इन लोगों ने जताया है। मेरा कहने का मतलब वो किसी को हर्ट करने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं मनुवादी का मानसिकता के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरा मन का खुन्नस नहीं है भाई, है ना। सॉरी उस हिसाब से ना समझिएगा। जो वाल्मीकि लोग है, वाल्मीकि इन लोगों ने बोले है कि वाल्मीकि लोग या भंगी लोग
क्या कर सकते हैं, टट्टी जो साफ करते हैं ये मनुवादी का, वो श्रेष्ठ मानना चाहिए उन लोगों और क्योंकि दूसरे का अच्छा धर्म भी श्रेष्ठ नहीं है। मतलब वो ब्राह्मण का काम अच्छा है, वो काम करेगा भी वो श्रेष्ठ नहीं होगा, वो श्रेष्ठ नहीं है। मगर अपना काम करेगा तो वो श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि दूसरे के धर्म में जीविका करने वाला तत्काल जाति भ्रष्ट हो जाता है। जो बोलते हैं ना ये लोग, ये जात कह रहे जन्म से नहीं कर्म से जात होता है। ये देखिए, कर्म से है तो ऊपर वाला कर्म करेगा तो तुरंत जाति भ्रष्ट हो जाएगा। कब कब से कर्म से होगा? क्या ये धर्म सुधार होगा? तो सिर्फ यहाँ कोई सुधार उधार का चांस नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए बोलते हैं डायनामाइट लगा के उड़ा दो भाई। ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहने का मतलब ये है। और देखिए, आपत्ति में ब्राह्मण के हिन हिन से दान आदि ग्रहण, ठीक है। वो तो बोलते हैं कि जैसे आपत्ति हो गया तो ब्राह्मण हीन, मतलब शूद्र से भी लोग दान ले सकते हैं। ब्राह्मण सबसे नीचे से भी दान ग्रहण कर सकता है। गरीब ब्राह्मण भी है तो आपत्ति काल में वो दान सबका ले सकता है क्योंकि वो इतना घटिया तर्क है कि जैसे गंगा जल और पानी कभी अशुद्ध नहीं होता है, उसी तरह ब्राह्मण भी कभी नहीं शुद्ध अशुद्ध होता है, ये बोल रहा है। और बोल रहे निंदनीय मतलब अनधिकारियों को अध्यापन करा। अगर गरीब है, अगर एकदम मुश्किल में है, तो वो उस समय में सबको ब्राह्मण अनधिकारी को भी अध्यापन करा सकता है, यज्ञ करा सकता है, उसका दिया हुआ दान ले सकता है। अपना लिए तो पूरा बाहें खोल के वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है क्योंकि पानी और अग्नि कभी भी अपवित्र रहता है, इसलिए ब्राह्मण सभी सभी पवित्र रहता है। जो भी करो, कुछ भी करो उसका, इसीलिए इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र का चक्कर खेल का ये देखिए, कुत्ते खा सकते हैं, ये देखिए कुत्ते के मांस भी खा सकती है, ये सब ये कुत्ते का मांस भी खा सकते हैं खुद के लिए तो। मगर दूसरे चीज दूसरे लोग ये बिल्कुल कर नहीं सकते। अब शूद्र का देखिए, शूद्र का आपदर मतलब ब्राह्मण की सेवा द्वारा जीवन निर्वाह नहीं होने से यहाँ देखिए, जीविका को चाहने वाला शूद्र, क्षेत्रीय अथवा धनी इसका वैश्य की सेवा कर सकता है। अब यहाँ देखिए, वो शूद्र स्वर्ग तथा ये तो मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेवा करना ही एक अब देखिए यहाँ ये जो भ्रम पाले है शूद्र और जो यादव वादव लोग जो जो धर्म धर्म के नाम में, हाँ, और ये विश्वकर्मा यादव, ये जो है दलित फलित, ये सब जिसको आजकल आर्य समाजी लोग जनेऊ भिरा रहे, यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप में देखिए, शूद्र का कोई पातक दोष नहीं, लहसुन प्याज खाने में दोष नहीं लगता है क्योंकि इसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं होता है। मतलब शूद्र का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है और अग्निहोत्र मतलब वही पुराण उरान वो में उनका अधिकार है। यहाँ देखिए, अब यहाँ ये देखिए, इनका इतना ही धन संग्रह करने में भी शूद्र के धन संग्रह नहीं करना चाहिए। धन संग्रह करेगा तो ये धनमत से विद्वान ब्राह्मण का सेवा त्याग कर देगा, इसलिए उनको ये चीज का नहीं करना चाहिए। इतना बेरहम बेहया वाले ये लोग हैं भाई, इन लोगों से, इसीलिए देखिए आप लोग इनका इनका इतना, है ना। अब यहाँ देखिए, अगर वो ब्राह्मण सबसे नीचे से भी दान, ये तो मैंने बता दिया भाई, है ना, ये भी मैंने बता दिया आपको। गरीब ब्राह्मण के पास इतना प्रिविलेज है भाई, ब्राह्मण यदि जीवन सके तो ये भी बता दिया आपको। इसलिए ब्राह्मण के पास बहुत सारे रास्ता है, गरीब ब्राह्मण के पास। मगर अगर गरीब दलित के पास कुछ भी नहीं है, ऐतिहासिक हजार हजार साल तक इन लोगों को ऐसे निष्ठ नाबूद किया है भाई। इसलिए उनको जाति के आधार में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चीज उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ देखिए, शूद्र का कर्म ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये वाला ये, और देखिए शूद्र का कर्म ये है, इन लोगों ने सबसे बड़ा जुर्म ये वाला लिखे है ये। इसीलिए इन लोगों को अब हमको वहां से दिखाएंगे। देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या बोलते हैं, ब्राह्मण शूद्र के लिए ये अब यहाँ उसे शूद्र को बचा हुआ खाना,
देखिए 110 125, ये 10 125 में क्या बोलते हैं ना भाई साहब, है ना? 10 125 अ, बचा हुआ खाना देना है भाई। ये इतना भी कोई बेरहम कैसे हो सकता है भाई? 129, यहाँ यहाँ देखिए आप। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है देखिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने से सेवा करने को, उसके काम करने की शक्ति, उत्साह, परिवार की जनसंख्या, ये हिसाब से उसको जीविका निश्चित करना चाहिए। और देखिए 125 में क्या लिखा है, सेवक शूद्र के लिए क्या लिखा है, जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, अन्नों के पुलाव, मतलब उसको मानवीय गरिमा के लिए कुछ भी नहीं देना है, उसको हीन भावना से ग्रसित करना है। जूठा अपना घर में जो बचा हुआ जूठा खाना देना है, पुराना वस्त्र देना है, अन्न भी एकदम सड़ा हुआ अन्न देना है और पुराने खाट बर्तन देना है। ऐसे उनको ये जीविकोपार्जन करने का ये देना है देखिए। ऐसे वाला इन लोगों का ये वाला सिस्टम है देखिए। तो ये लोग ये ये देखिए, शूद्र को बचा हुआ खाना, अन्न, गृह स्थिति, पुराना सामान देना है। और बातचीत और व्यवहार, देखिए बातचीत और व्यवहार में क्या लिखता है, जो शूद्र बीच के दारुण वचन, शूद्र कोई जैसे कोई बीच को दारुण वचन बोलेगा, जीभ कटवाकर वो फेंक देना चाहिए क्योंकि वो जन्म से नीच है। ये वाला बोलते हैं ये 208 270 में। उसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जितना मारा, जितना पीटा, सहना है बस। यही है हिंदू राष्ट्र इनका। और वो शूद्र इनके दीजों के नाम तथा जातीय उच्चारण करके, जैसे नाम लेके, हाँ, जैसे किस कृष्ण प्रसाद शर्मा है तो किसी ने बोल दिया तो उसको और कटु वचन अपमानजनक रीत से उच्चारण किया। हाँ, और जो जैसे आप लोग बोलते हैं ना काठा ये वो इधर-उधर बोलते हैं तो उधर अगर वो बोल दिया तो मुख में दहकती हुई 10 उंगल लंबा गरम कीला ठोक देना है भाई। ये वाला उनका बिल्कुल न्याय शास्त्र ये है शूद्र के लिए। और वर्ण के व्यक्ति के नाम देखिए, ब्राह्मण का नाम है, प्रथम अंश क्या है, मंगल है, दूसरा सुख प्राप्ति, शूद्र का है तो तिरस्कार वाला नाम, दास, और दूसरा अंश है तो दास वाला। इसीलिए दलित लोग शूद्र लोग क्यों गर्व करेंगे भाई? नाम से गर्व नहीं करना है, इसको छोड़ दो भाई। जो जो भी लिखो, पानी, हवा, हुरी, बतास, जो भी लिखो, मगर इनका इनका चीज ना लिखो। अपना सरनेम इनका चीज ना लिखो। सरनेम मतलब सोशल आइडेंटिटी है भाई, वो ना लिखो। बिल्कुल, इन लोग तो गर्व करेंगे, मंगल सूचक है, सुख शांति सूचक है, तो नाम ये लोग क्यों गर्व नहीं करेंगे? दलित क्यों करेंगे गर्व? तिरस्कार से है। दास का नाम है तो वो नहीं करेगा। ये वाला हाल इनका है। इसीलिए दोस्तों, इन लोगों को गरीब ब्राह्मण भी है तो इनके पास इतना ये चीज का क्या है, इन लोगों के पास प्रिविलेज है। मतलब गरीब का शूद्र के पास इतना है, देखिए शूद्र और शूद्र का ये पास ये हाल है, तो ब्राह्मण के पास क्या है देखिए, ब्राह्मण के पास ये महामानव है। देखिए हिंदू समाज व्यवस्था इसकी अनोखी विशेषता है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है महामानव, जो सुपरमैन ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए उसके पास सब चीज है। गरीब ब्राह्मण भी है तो ब्राह्मण की स्थिति देखिए, ब्राह्मण उत्पन्न होने के मुख से उत्पन्न होने से, ज्येष्ठ होने से, वेद के धारण करने से ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी। गरीब भी ब्राह्मण है तो भी वो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। और दूसरी चीज, अव्य तथा कव्य को पहुंचाने वाला, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए तपस्या कर सर्वप्रथम ब्राह्मण को ही अपने मुंह से उत्पन्न किया। मतलब उसको हव्य तथा कव्य पहुंचाने के लिए बायोलॉजिकली मेल फीमेल मेट करके, मतलब सेक्स करके नहीं, की तपस्या करके, इनका सब ढोंग देखिए, तपस्या करके सर्वप्रथम ब्राह्मण की मुंह से उसका उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ तपस्या मुंह से और सर्वप्रथम दोनों शब्द देखिए, सर्वप्रथम और मुंह से होने से क्या हुआ, मुंह से होने से
अभ्यतता कब्य पहुँचाए। इसीलिए वो ब्राह्मण है ना? अतः ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा? मुँह से उत्पन्न हुआ इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, वो वेद का जो है ना, जो 90 मंडल का 12 सूक्त था, उसी को यहाँ इन लोग मनु और जस्टिफाई कर रहा है। मुँह से उत्पन्न होने से वो क्या हुआ? सबसे श्रेष्ठ हुआ। अब यहाँ बोलता है सबसे पवित्र होगा, देखिए, है ना? ये भूतों में प्राणी, प्राणी में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी में मनुष्य, मनुष्य में फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्रेष्ठता का बात चल रहा है। फिर बोल रहा है प्रथम श्रेणी में होने के पक्ष के में कारण ईश्वर ने उसे सबसे पहले मुँह से बना पैदा किया, ठीक है? सबसे पहले मुँह से पैदा पैदा हुआ है ताकि देवताओं और पितरों को आहुति दी जा सके। मतलब ब्राह्मण के सर्वोपरि होने का दूसरा प्रमाण। मतलब ब्राह्मण सर्वोपरि है, वो वाला बोलता है। केवल ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म की नित्य ध्येय है। समझ गए? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्ष लाभ के योग्य होता है। आप देख सकते हैं। उत्पन्न होते हैं, ठीक है? उत्पन्न होते हैं ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ होता है। उत्पन्न होते ही मतलब जन्म से ही वो श्रेष्ठ है भाई। ये कर्म से जन्म से वाला ये खेल बिल्कुल बकवास है, ठीक है? जन्म से ही पृथ्वी में उत्पन्न होने से ही वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए समर्थ है, देख सकते हैं आप। उसके और बोलता है दूस ब्राह्मण अपना खाता है, अपना ही दान देता है। मतलब ये सर पृथ्वी में जो भी है सब चीज़ ब्राह्मण का है, ये बोलता है। और दूसरे लोग ब्राह्मण की दया से सबका भोग करते हैं और विश्व में जो कुछ भी है वो सब ब्राह्मण का है, देखिए। और ब्राह्मण देखिए अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण वास्तव में उन सबका अधिकारी होता है। मतलब सबका वो अधिकार का अधिकारी है। इसीलिए देवत्व से पूर्ण होने के कारण मतलब मतलब क्या है कि देवत्व से इसका मतलब ये देखिए, भगवान क्या है? मंत्र के अंदर है। मंत्र किसके अंडर में है? भगवान मंत्र के अंडर में है। मंत्र ब्राह्मण के अंडर में है और ब्राह्मण इसीलिए भगवान से भी ऊपर है। इन लोगों का कहने का मतलब ये है। सब कुछ भगवान का है ये पृथ्वी में। मतलब ब्राह्मण के पूछे बगैर ये पृथ्वी में पत्ता भी नहीं हिलेगा। उसका मंत्र करेगा तभी ये चीज़ हिलेगा। इसीलिए देखो भगवान का भी ये पत्थर में क्या जान डालते हैं ना, ये प्राण प्रतिष्ठा के नाम में। इसी का ये कारण इसी के कारण है, देखिए। उसका मतलब देवत्व से पूर्ण होने के कारण ब्राह्मण कानून और राजा के ऊपर होता है। मतलब देवत्व से पूर्ण होने के कारण ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण कानून और राजा से भी ऊपर होता है। मतलब ये कानून को भी इसके इन लोगों को कानून नहीं लगता है। और क्यों? और देखिए राजा सुबह-सुबह प्रातः काल में ब्राह्मण की सेवा करे और दिन भर के लिए उनके कहने के अनुसार कार्य करे। देखिए ये वाला इन लोग का विशेष अधिकार। ब्राह्मण गरीब है तो उसका सामाजिक पूँजी, सांस्कृतिक पूँजी, सामाजिक सोशल स्टेटस है ना, सामाजिक उसका अधिकार, सम्मान सब होता है। दलित का तो धनी भी है तो भी नहीं है। उसका जात देख के उसको डिस्क्रिमिनेशन होता है। कोई गरीबी के कारण उसको डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी होते है। इस कारण उसको जाति के आधार पे उसका आरक्षण होना चाहिए। उसका धार्मिक उसका वो आर्थिक आधार से उसका कोई उसका बनता ही नहीं है भाई। क्योंकि उसको सिर्फ़ आर्थिक रूप से उसको बायकॉट नहीं कर रहे हैं। सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में सब में बायकॉट हो रहा है। देखिए अब ब्राह्मण का देखिए, उससे अशुभ वचन तथा रूखी बात नहीं करना चाहिए। अब जाति की विशिष्टता से मतलब जाति का विशिष्टता गरीब ब्राह्मण का भी होता है, मतलब दलित का नहीं होता है। उत्पत्ति स्थान की श्रेष्ठता, देखिए उत्पत्ति स्थान की श्रेष्ठता मतलब मुँह से उत्पन्न हुआ और अध्ययन अध्यापन सब कराता है, यज्ञोपवीत भी उसका होता है, इस कारण वो श्रेष्ठ होता है। सब वर्णों में ब्राह्मण ही वर्णों का स्वामी होता है, ये वाला चिंता है। अब ब्राह्मण को फांसी नहीं देना चाहिए, मैंने बता दिया आपको, मुंडन करना है, फांसी नहीं दे, भले ही उसकी हत्या है ना, उनको अब इसमें क्या हुआ, उसको फांसी देने का काम उसका मनुस्मृति उसको नहीं बोलता है। इसलिए 1837 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने ये फांसी का कानून लाया था। फिर भी त्रिवेंद्र में दीवान था ब्राह्मण, उसने उसको नकार दिया था उसको। ये वाला इनका खेल है। इनमें न्यायिक चरित्र बिल्कुल नहीं होता है। स्वार्थ, सिर्फ अपना स्वार्थ इनका मेन मकसद होता है। पुरोहित वर्ग के बेविचारी को प्राण दंड देने के बजाय
है ना? अब उसको देखिए आप, ये मुंडन करके तो उसको बेविचारी भी है तो प्राण दंड मत दो, मुंडन कर दो और खेद दो। राजा अब देखिए ब्राह्मण, है ना? समस्त पाप करने वाला ब्राह्मण को भी ये संपूर्ण धन से साथ अच्छत उसको राज्य निर्वाह करो, ये वाला हो गया। ब्राह्मण सदाचारी क्षत्रिय को भी हत्या करेगा, है ना? तो उसको देखिए, ब्राह्मण यहाँ देखिए क्षत्रिय का हत्या करेगा तो पुरोहित को 1 बैल और 1000 गाय देगा, पाप मुक्त। ये वैश्य का करेगा, देखिए वैश्य का करेगा तो 3 वर्ष तक ये बरा ये वैश्य का करे 1 साल तक, 1 वर्ष 1 बैल और 100 गाय देगा, काम खत्म। शूद्र का करेगा 6 महीना तक, उसको, है ना, पश्चाताप करेगा और 1 बैल और 10 सफेद गाय देगा, बस, तो उसको पाप खत्म। मगर अब आपने लिए क्या लिखा है? ब्राह्मण वध से समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि सब राजा मन से भी ब्राह्मण के वध करने का विचार ना करे। देखिए, दूसरों को मारो, गाली दो, बस काम खत्म, मगर अपना आप ब्राह्मण को बिल्कुल मत मारो, सबसे बड़ा पाप देखा है। इतना इन लोगों का है। शादी ब्याह का तो मैंने बता दिया आपको, ये सब सबका शादी कर सकता है। अब न्यायालय में भी वही हाल है, यहाँ देखिए, है न्यायालय के सर यहाँ देखिए, वो उनके साथ शादी, यहाँ देखिए अन्य शादी में किसी भी वर्ण की शादी शादी महिला के साथ विवाह कर सकता है, मगर विवाह तो कर सकता है, तर उसके उनके साथ साथ ही शादी करने या बच्चे उन उसके बच्चे को उस और बच्चे को अपना नाम, संपत्ति वो नहीं देगा, है ना? देने के लिए बाध्य नहीं है, और उसे अपने साथ ज्यादती करने वाले को दंड देने का अधिकार पूर्ण है। मतलब वो खुद अन्याय करेगा, मगर अन्याय अन्याय वो करेगा, मगर वो उसके खिलाफ कोई कुछ भी वो न्याय नहीं मांग सकेगा, क्योंकि दंडित व्यक्ति न्यायालय के शरण में नहीं ले जा सकता। देखिए, दंडित व्यक्ति न्यायालय की शरण में ब्राह्मण को नहीं ले जा सकता, उसको कानून से ऊपर है। हम पहले ही बता दिया ना, वो कानून और राजा से ऊपर है वो। यदि उसके धार्मिक कर्तव्य के निष्पादन के लिए वो किसी सामान्य जन के, मतलब सामान्य जन मतलब जैसे ये सामान्य जन इस किताब में बहुत आएगा। देखिए, जैसे शूद्र, ये समझिएगा, संपत्ति पर अधिकार जमा सकता है और उसके लिए ना तो वो उसे क्षतिपूर्ति, यहाँ देखिए, यदि ये ब्राह्मण जो है धार्मिक कर्तव्य, यहाँ देखिए धार्मिक कर्तव्य के लिए क्या होगा, वो सामान्य जन शूद्र का संपत्ति को जब्त कर सकता है, और उसके लिए न तो वो क्षतिपूर्ति देगा, न उसे पीड़ित न्यायालय की शरण में ले जाएगा। देखिए, ये वाला है। दूसरे का है तो ये मांगेगा, मगर यहाँ तो जब्त करेगा। यदि यदि वो पीछे छिपे हुए खजाने को ढूंढ लेता है तो उसमें उसका पूर्ण अधिकार होगा। राजा ये खतरनाक रोग से राजा मर गया तो उसका संपूर्ण उसका धन उसी का होगा। देखिए, ये वाले इनका अब संकट में बहुत ज्यादा मैंने आपको दिखा दिया, इनका ये है। इस कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर अब क्यों रिजर्वेशन चाहिए, अब ये आपको देखना पड़ेगा, क्यों रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि ये महामानव ब्राह्मण विशेषाधिकार के बावजूद उसको सामान्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जो शूद्र या दलित को वो गुलाम तो बना लेगा, मगर वो गुलामों के प्रति उसको उसका घास-बास, कपास को गारंटी करने का कोई ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति उनको वही बोलता है। और वास्तव में महामानव के सामान्य जन के प्रति कोई जवाबदेही भी नहीं है, मतलब शूद्र और दलित के प्रति उसका कोई जवाबदेही भी नहीं है। इसका मतलब वो कितना कमीना है देखो, वो सामान्य जन के उत्थान के लिए दान करते हुए बाध्य नहीं है, मतलब सामान्य जन के लिए वो दान देने के लिए बाध्य नहीं है। वो मतलब वो चैरिटी करने का वो बाध्य नहीं है, मगर दान स्वीकार करना महामानव का एकाधिकार है। दान पेटी में उसका, मंदिर का दान पेटी में पूर्ण अधिकार उसका एकाधिकार है, मगर वो दान, देखो ना मंदिर में कितना अरबों अरब पैसा है, फिर भी वो दान नहीं करता है, उसके लिए वो बाध्य नहीं है, मगर दान देने के लिए अभी भी उसको एकाधिकार है। इसका मतलब क्या है, किसी और व्यक्ति द्वारा दान लिया जाना वो पाप है, वो भी उसका कानून बनाया है। इसलिए शूद्र जन या सामान्य जन को महामानव की सेवा करने के लिए ही पैदा
होता है। देखिए तो कितना विडंबना है इन पाखंडियों का। वो बोलते हैं कि शास्त्र में शूद्र और दलितों का महामानव मतलब ब्राह्मण की सेवा करने के लिए ही पैदा होता है, ये लिखा है। फिर भी सेवक के प्रति उसके सद्भाव होना आवश्यक नहीं है। मतलब सेवक के लिए उसका सद्भाव रखना उनका आवश्यक बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अच्छा भोजन, अच्छे कपड़ा, अच्छा निवास स्थान देने के लिए बाध्य भी वो बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मनु द्वारा देखिए ये इसके लिए इसीलिए ये बोलता है ना, ये ब्राह्मण वंश ऑफ थर्ड में गोल बोलकर सब में गरीब है इसीलिए गरीब को दे दो। अरे सब में गरीब है, मगर सबसे गरीब कौन है, क्यों है, कब से है, उनके पास क्या क्या गरीबी है, सामाजिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी, आर्थिक गरीबी, सबको देखना पड़ेगा। ये लाइन में ये गोलवलकर जैसे बोलता है, वो वो ओरिजिनल ओरिजिनल प्लेन में गरीब नहीं है, वो वर्टिकल ग्रेडेड इनइक्वालिटी के आधार में गरीब, वो गरीब है भाई। वो चीज उनको बिल्कुल देखना पड़ेगा। इसीलिए तब तब क्लियर पिक्चर आएगा। अब इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे शूद्र की क्षमता अब मैंने बता दिया आपको। देखिए कार्य उसके परिवार के उस पर निर्भर लोगों की संख्या के आधार में उसका क्या उसको वो वेतन देना है उसका। और शूद्र को जूठा खाना देना है, पुराना वस्त्र देना है, अन्न भी एकदम सड़ा हुआ अन्न देना है, पुराना बर्तन देना है। इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंट यहाँ या कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन लोगों को जैसे कि एकदम बाली घर है, मतलब जैसे उन लोगों को ऐसा कि सांस भी न टूटे, मगर घिरी एकदम घिटिक घिटिक स्थिति में वो लोग रखना चाहते हैं। मतलब सामान्य जन की उन्नति महामानव की श्रेष्ठता को विरुद्ध है। इसका मतलब क्या है कि जब सामान्य जन दलित और शूद्र का लोग यदि प्रगति करेगा तो महामानव की श्रेष्ठता के विरुद्ध हो जाएगा। ये लोग ये मानते हैं, इसीलिए इन लोगों का बिल्कुल न्यायिक चरित्र नहीं रहता है। ये मानवीय इसीलिए शूद्र के प्रति दलितों के प्रति नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा ट्रेनिंग दिए प्राइमरी सोशलाइजेशन से ये ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि वो लोग नीचे रहेंगे, ठीक है। और उन लोग का प्रगति होना का मतलब तुम लोगों का श्रेष्ठता घूमना है, ये इनके दिमाग में पहले से जहर बैठा दिया जाता है। इसीलिए कि इसीलिए लोग ये समावेशिता के आरक्षण के विरुद्ध में जहर उगलते रहते हैं। इसीलिए और महामानव के प्रसन्नता, संतुष्टि, सुरक्षित, निर्भय रखने की दृष्टि से हिंदू समाज व्यवस्था व्यक्ति को निरंतर पतन की स्थिति में रखने के लिए विशेष ध्यान देती है। मतलब जो उनके सेवक है शूद्र लोग, महिला, शूद्र, दलित लोगों को ये लोग पतन की ओर रखने के लिए ये लोग वो होते हैं। इसीलिए महिला को भी सोचना पड़ेगा कि इन लोगों का हिंदू राष्ट्र में औकात क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग देखिए मनु इस बात पर जोर देते हैं कि शूद्र सेवा के सिवाय कुछ नहीं करेगा। देखिए ब्राह्मण का सेवा ही इन लोगों का है ना, एक सबसे प्रमुख है, धन संचय नहीं करेगा। ये वाला सिस्टम विद्या में भी इन लोगों का बिल्कुल भी वेद का अध्ययन इन लोग नहीं करेंगे। हमने आपको बता दिया है, ठीक है, यहाँ भी आप लोगों को बता दिया है इन लोगों को वेद के अध्ययन के बारे में इन लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बर्मा की चोरी माने ब्रह्म चोरी करने का समान माने जाते हैं। जैसे जो गुरु गुरु को आज्ञा के बिना वेद किसी ने पढ़ लिया पढ़ा लिया तो वो ब्रह्म की चोरी के बराबर माने, मतलब वो फिर काटने मारने का ही है, ठीक है, नरकामी होता है। और द्विज शूद्र की उपस्थिति में वेद का अध्ययन बिल्कुल ना करे। स्त्री का वेदों के श्लोक से कोई सरोकार नहीं है, मतलब स्त्री को वेद के श्लोक को कोई अधिकार नहीं। यहाँ पर जो आजकल जो जो ये पुराण का यज्ञ वज्ञ में होता है ना, लड़की लोगों का वो ग्लैमरस के हिसाब से मॉडल जैसे मॉडलिंग होता है, पूंजीपति लोग मॉडलिंग कराते हैं ना, इसी मॉडलिंग में औरत लोगों को यूज करते हैं। इसी तरह वो लोग महायज्ञ में भी औरतों के जो खूबसूरती का फायदा लेने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, मगर वो पुराण में ले वेद में उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल स्त्री का वेद को यहाँ श्लोक में कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ बोलते हैं किसी द्विज ने वेद का रसोत्कर्षण शूद्र और स्त्री के आगे किया तो उसको 1 वर्ष तक जौ का आहार और पाप का प्रायश्चित करना है, ये भी लिखता है। अब वेद अध्ययन में अब देखिए यदि शूद्र वेद सुनता है, मैंने बता दिया कानों में ये डालो, जीभ है तो काट दो, शरीर है तो भेज दो,
दीक्षा संस्कार में भी वही हाल है। जैसे दीक्षा संस्कार में भी इन लोगों का बिल्कुल वही है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब अब ये हालत है, यहाँ आप लोगों को विशेष देखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इन लोग जवाबदेही नहीं है, सेवा तो लेते हैं मगर उन लोगों को घास बास कपास का गारंटी नहीं लेते हैं, उन लोगों को एकदम हाथ पर धकेल देते हैं। इसीलिए इन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए? अब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं क्यों चाहिए, क्यों चाहिए यहाँ बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। इन लोगों का मतलब वो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि हिंदू आर द ओनली पीपल इन द होल वर्ल्ड जस्ट जिसका सोशल ऑर्डर द रिलेशन ऑफ मैन टू मैन इज कॉन्सिक्रेटेड बाय रिलीजन एंड मेड सेक्योर्ड इटर्नल एंड इनवायलेट। मतलब हिंदू ऐसा ऐसा धर्म है जिसका सामाजिक व्यवस्था मतलब क्या है? सामाजिक व्यवस्था मतलब आपका ये देखिए, सामाजिक व्यवस्था मतलब क्या है? सोशल राइट्स एंड सिविल राइट्स से उन लोगों को बाहर कर देता है, ठीक है? वो वाले और इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के हिसाब से वो लोग, ये हिंदू ब्राह्मणिज्म इसका विरुद्ध है और इन लोगों को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं देता है। ये वाला इनका सामाजिक व्यवस्था ये वाला है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं और फिर बोलते हैं हिंदूज आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड whose economic order मतलब relationship of man to oak man to oak man is consecrated by religion and made sacred eternal and inviolate। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर एंड इकोनॉमिक ऑर्डर दोनों इसको इनको ये लोग शास्त्र संगत, शास्त्र की विधि से उन लोगों को उनको पवित्र बना देता है और वॉयलेट भी उन लोगों को वॉयलेट करना भी नहीं और सनातन भी बना देता है। इनको ये इनवॉयलेट कर देता है, मतलब वो लोग तोड़ना भी नहीं सकते हैं। इसको तोड़ने का मतलब यो क्यों क्यों तोड़ नहीं सकते हैं ये स्पष्ट रूप में और बोलते हैं, क्योंकि द हिंदू सोशल ऑर्डर इज दैट इट इज अ डिवाइन ऑर्डर। मतलब ये ईश्वरीय ऑर्डर है और डिजाइन बाय गॉड हिमसेल्फ। ये तोड़ने का मतलब गॉड को तोड़ने का, गॉड के अगेंस्ट जाने का, तब भी ये तो इसीलिए वो तोड़ नहीं पाते। इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए इनको इनका पूरा धर्मशास्त्र गॉड सबको तोड़ने का मतलब होता है और उसको पूर्ण रूप से तोड़ना तोड़ना पड़ता है। इसीलिए ये इतना इकोनॉमिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर ये शूद्र के लिए, अछूतों के लिए, आदिवासी के लिए ये जहर बन के रह जाता है। और ये गरीब ब्राह्मण भी है तो भी उसका सोशल राइट्स, ओके, और रिलीजियस राइट्स उसका वो मजबूत रहता है। और इकोनॉमिक राइट्स में भी आप देख सकते हैं, देखिए। और डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में भी क्या बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर में भी डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी जात के आधार पर वो डिसाइड करते हैं। जैसे वो दो एग्जांपल देते हैं। एक कॉटन इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है कि अनटचेबल जो जो अछूत मजदूर है उन लोगों का जो जो वेविंग डिपार्टमेंट मतलब धाग काटने वाला डिपार्टमेंट जो होता है उसमें उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। उसका वही साफ सफाई गटरिंग वाले सिस्टम में उन लोगों को मिलता है। और रेलवे में भी उन लोगों को गैंगमैन का काम मिलता है, पोर्टर वोटर और खाना बनाने वाला या ऑफिसर लेवल का काम नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग अछूत है। तो उन लोगों का वो हिसाब से काम सिस्टमेटिकली रिजेक्टेड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि इन लोगों का बिल्कुल रिलीजियस राइट एंड सोशल राइट्स दोनों, ये जो शास्त्र संगत रूप से इन लोगों का डिसाइड होता है। उस और इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट ओनली डिवीजन ऑफ लेबर, कास्ट सिस्टम इज नॉट ओनली डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबरर्स। एंड इट इज ऑल्सो क्या है, वाटर टाइप कंपार्टमेंट में ये अननेचुरली डिवीजन ऑफ लेबर है, बिकॉज इट इज फिक्स इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट एंड इट इज ऑल्सो हायरार्की,
हायरार्की मतलब एक ग्रेडेड वन अबव द अदर, मतलब ग्रेडेड इनइक्वालिटी भी है, इसलिए वो ये खतरनाक हो जाता है। ये डॉक्टर अंबेडकर का मानना है। अब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि इसका इलाज क्या क्या कैसे करना है, तो ये तो हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जो गोलवलकर जो बोलता है कि सभी वर्ग में गरीब है, इसीलिए आर्थिक आधार पे सभी वर्ग में गरीब है, मगर मगर अब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ बोलते हैं, देखो ये डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ध्यान आकर्षण कराऊंगा। ये बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर के 3 नंबर पॉइंट में मैं फोकस कराऊंगा, ऑन हिज ओन एफर्ट। अब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन, हु इज द अपॉर्चुनिटी ओपोनेंट ऑफ इक्वलिटी मस्ट आंसर। मतलब जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के या गोलवलकर गोलवलकर के असमानता का जो सांगा पांगा जो है ना, उसको जो जो ब्लैक एंड व्हाइट में इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी को दिख रहा है, वो इस हिसाब से नहीं है वो। इसीलिए वो बोलते हैं यहाँ गरीब लोग सभी बराबर नहीं है, मतलब ग्रेडेड इनइक्वलिटी में है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअलिस्ट इट में बी जस्ट टू ट्रीट men unequally so far as their effort are unequal। मतलब यदि कोही होइन इफोर्ट चाहिँ अनइक्वल छ भन्दैमा उनलाई अनइक्वली ट्रिट गर्नु राम्रो हो त? राम अच्छा है तो? ये तो नहीं है, ये बोल रहा है as much incentive as possible, it may be desirable to give as much incentive as possible to the full development of everyone's power, but what would happen, अब वो क्लियर क्वेश्चन करते हैं, इफ मैन वर ट्रीटेड अनइक्वली, मतलब लोगों को अनइक्वली ट्रीट करेंगे एज दे आर इन द फर्स्ट टू रेस्पेक्ट, मतलब फर्स्ट टू रेस्पेक्ट मतलब फिजिकल हेरिडिटी एंड सोशल इनहेरिटेंस के आधार में लोगों को अनइक्वली ट्रीट करेंगे, बट व्हाट वुड हैपन, इसका मतलब क्या होता है, it is the obvious that those individuals also in favor of their is birth, education, family name, business है ना, business connection and inheritance wealth would be selected in the race। मतलब उनका मतलब क्या है कि ये दो, एक नंबर पॉइंट और दो नंबर पॉइंट दोनों अनइक्वल है, समझ गए। ये दोनों चीज क्या है, व्यक्ति के बस में भी नहीं है, और ये दोनों चीज अनइक्वल है। ये अनइक्वल है मतलब अब इसी आधार में अनइक्वल ट्रीट करेंगे तो ये न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं अगर इन फर्स्ट टू रेस्पेक्ट में अनइक्वली ट्रीट करेंगे तो मतलब बर्थ, एजुकेशन, फैमिली नेम, बिजनेस कनेक्शन, इनहेरिटेड वेल्थ, ये 1 एंड 2 यही चीज है, इसी से करेंगे तो ये इसी कंडीशन में, बट सिलेक्शन ऑफ अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये कंडीशन में अगर हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो वुड नॉट बी अ सिलेक्शन ऑफ द एबल, मतलब ये ये करेंगे तो अच्छा वाला जस्टिफाइबल वाला सिलेक्शन ऑफ द एबल नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का क्या है, स्टैंड पॉइंट थ्योरी अनुसार जो इन लोगों का परिवेश अलग है, और ठीक है, इट वुड बी द सिलेक्शन ऑफ द प्रिविलेज, मतलब इट वुड बी द सिलेक्शन ऑफ प्रिविलेज्ड मेरिटोक्रेसी होगा, ठीक है, जिसका विशेष अधिकार है वो ही आएगा। मतलब जो बर्न्स ऑफ थ्रेड ने जो बोलता है, अगर गरीब लोग हॉरिजेंटली देखेंगे तो जिसका पहले एक नंबर और दो नंबर में जिसका ज्यादा पहुंच है वही गरीब, वही गरीब के पक्ष में ये इकोनॉमिक विशेष अधिकार चला जाएगा। और जो गरीब ब्राह्मण है उसके उसका पास क्या है, उसके पास गरीब इकोनॉमिकली तो गरीब है, मगर सोशल एंड कल्चरल राइट्स, मतलब एक नंबर और दो नंबर, एक नंबर और दो नंबर मतलब क्या है, एक नंबर और दो नंबर मतलब आप देख सकते हैं, एक नंबर और दुई नंबर कहने का मतलब फिजिकल हेरिडिटी एंड सोशल इनहेरिटेंस उनके पास ज्यादा पहुंच है, सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल, इसीलिए उसमें वही गरीब ब्राह्मण का बच्चा उसको सिलेक्शन, या महिला के, अभी महिला आरक्षण होगा या नेपाल में तो है, अगर उसमें सिलेक्शन कमिटी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ब्राह्मण महिला ही सिलेक्शन होंगे, मगर क्योंकि उन लोगों को वो प्रिविलेज है पहले से ही, वो
सोने की चम्मच लेके जन्मी हो, तो उसमें अगर हम लोग महिला आरक्षण को वो हिसाब से देखेंगे तो हाल वही हो रहा है और वही होगा, ठीक है? इसलिए ये चीज़ को हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि अब ऐसा क्या करना है, तो इसके लिए, इसके इलाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, अब हम लोग ये हमने साउथ बोरो कमेटी का 35 नंबर में देखा है। यहाँ बोलते हैं मताधिकार तथा राजनीतिक अधिकार का महत्व तो ये है कि उन शर्तों के विनिमय में, मतलब इससे पहले मैं थोड़ा क्या क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे आप देख सकते हैं, है ना? इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ, है ना? यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अंबेडकर का दृष्टिकोण क्या है कि गरीब अस्थायी है, लेकिन जातीय भेदभाव स्थायी है। जब तक उसकी सीधी चुनौती न दी जाए, आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक मदद से ज़्यादा सामाजिक न्याय और गरिमा की बहाली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन लोगों का जो दार्शनिक टकराव हम लोगों ने देखा, इसमें क्या है कि अंबेडकर समाज समाज सिर्फ आर्थिक ढांचा में नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं कि समाज सिर्फ आर्थिक ढांचे में बिल्कुल भी ये नहीं है। हाँ, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक पिरामिड भी है। अगर आर्थिक सिर्फ आर्थिक ही हो, तो ऊँची जातियों की सामाजिक बढ़त बरकरार रहेगा। इसका मतलब आप देख सकते हो, अगर वो होगा, देखिए आर्थिक ढांचा सिर्फ होगा और तो उसका जो सोशल और ये वाला जो है, मतलब देखिए फिजिकल हेरिडिटी और सोशल इनहेरिटेंस जिसका मजबूत है, वो गरीब ब्राह्मण का सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। और जो गोलवलकर बोलता है जाति पर आधारित नियुक्ति जब होगा तो हिंदू समाज को बटा बांट देगा, ये इन लोगों का मिथ है, ठीक है? इन लोगों का स्वार्थ है। और अभी तो बटी तो गया रहा है, तो और कितना बढ़ना है भाई? आर्थिक समानता का एक एकजुट बढ़े, एक आर्थिक असमानता से एकजुट बढ़ेगी। मतलब वो बोलता है कि इकोनॉमिक, इसका मानना है इकोनॉमिक स्थिति या इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण होगा, तो इन लोगों का सोशल यूनिटी बढ़ेगा और सबको उठन ऊपर उठने का मौका मिलेगा। ये सब बकवास चीज है ये, क्योंकि उन लोगों का सर्कमस्टेंसेस ही अलग है, तो ये चांस बिल्कुल कम है। ये बहुत ये चीज लॉजिकल फालसी है। इसीलिए दोस्तों, जाति आधारित आरक्षण के लाखों दलितों के लिए शिक्षा, और अब यहाँ पर देखेंगे, अब शिक्षा और रोजगार के दरवाजे खोलना पड़ेगा भाई इसके लिए, ठीक है? जो शिक्षा, और यहाँ देखिए शिक्षा और, ठीक है, प्रशासन, राजनीतिक, सब में इन लोगों का शिक्षा और रोजगार में दरवाजा खोलना पड़ेगा। और जातीय कलंक सिर्फ पैसों से नहीं मिटा जा सकता है। पैसा इकोनॉमिक उससे सिर्फ मिटा नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर क्यों बोलते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका राजनीतिक, शैक्षिक और प्रशासनिक हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का प्रिस्क्रिप्शन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं राजनीतिक अधिकार और मताधिकार जो दो चीज है, ये उन शर्तों को विनिमय में सक्रिय तथा सीधा भागीदारी का अवसर दिया जाए जिस पर सामाजिक जीवन आधारित है। मतलब जो सोशल कंडीशन जो है उसी को हिसाब से इनका, ठीक है, इकोनॉमिक जो सोशल कंडीशन जो है, सोशल बाइकआउट है, उससे आर्थिक रूप में भी बाइकआउट हो गए, शैक्षिक रूप में भी बाइकआउट हो गए। इसी कारण से, ठीक है, उन लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ा इस स्लाइड को यहाँ लगाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर, यहाँ इस नजरिए से देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, इन लोगों का सोशल कंडीशन जो है, एजुकेशन, धन और उनका हथियार भी से भी आत्मसम्मान, सब चीज से इन लोगों को बाहर कर दिया गया है दोस्तों। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है, सोशल कंडीशन, इसी के आधार पर उन लोगों का राजनीतिक रूप में भी भागीदारी होना चाहिए, शैक्षिक रूप में भी भागीदारी होना चाहिए, और उनका प्रशासनिक रूप में भी लागू करने की जगह भी उनका होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जिन शर्तों पर आज छूत और अछूत
का सामाजिक जीवन निर्वाह है, वो वो छूत के लिए और क्या है, छूत के लिए अपशयकारी है, छूत के लिए अच्छा है और अछूतों के लिए घातक है। इसीलिए लोगों की क्षमताओं को कारगर बनाना है तो, मगर उन लोगों को क्षमता अभिवृद्धि करना है तो उनके प्रयोग की सामाजिक शर्तों को निश्चित करने की शक्ति होना चाहिए। मतलब सामाजिक शर्त को उन लोग खुद बना सके, वो कंडीशन में उनको एबल करना चाहिए। और यदि शर्त अत्यंत कठोर है तो उनको बदलने का लियाकत, संशोधन करने का लियाकत वाला उतना पहुंच उनका वहां वहां पर होना चाहिए। मतलब अस्पृश्य को स्थिति ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि संशोधन को अपना अनुकूल कर सके। मतलब अगर उनके खिलाफ भी वो शर्तें कठोर है तो उसको संशोधन करने की हैसियत में वो लोगों का होना चाहिए। उसका इनका मतलब, कहने का मतलब है कि है ना, इस अस्पृश्यों की स्थिति होनी चाहिए कि वो संशोधन के अनुकूल है ना, अनुकूल वो लोग खुद कर सके। इसका मतलब उनको हितों के महत्व को देखते हुए ये प्रस्तावित होना चाहिए कि उन्हें उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। मतलब उनका जातीय रेज उनका जो रेसिप्रोकल जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब जाति के जनसंख्या के आधार में उनका उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक उनका क्यों, एक या दो प्रतिनिधि का होना, मतलब जो आजकल टोकनिज्म के हिसाब से उन लोगों का जो है ना, जो अभी अभी तो पूना पैक्ट का हिसाब से, गांधी के पूना पैक्ट में क्या है, पार्टी का अनुकंपा से वो लोग वो रिप्रेजेंटेशन होता है। मगर ये पूना पैक्ट से भी लगभग लगभग ये 13-14 साल पहले की बात, डॉक्टर अम्बेडकर ये पहले ही लिख दिया था कि ऐसा होगा तो वो अनुकंपा के आधार पर होगा, तो उससे न्यायोचित भी नहीं होगा और नहीं वो प्राप्त होगा। वो चीज डॉक्टर अम्बेडकर क्लियर बोलते हैं। उसका मतलब क्या है और समझाते हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर ये, वो बोलते हैं कि जैसे डिप्रेस्ड क्लास को के हितों का ध्यान में रखते हुए उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल और के लिए डिप्रेस्ड क्लास का अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार उनकी जनसंख्या के आधार पर करे और उनकी सुरक्षा का दायित्व ले। ये मैं ले रहा हूँ बिल्कुल अनोखी घटना वाले ये वाले व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल, ये किताब से ये ले रहा हूँ। ठीक है, वो क्लियरली बोल रहा है कि अछूतों को, डिप्रेस क्लास को अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने का अधिकार उनकी जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल होना चाहिए। वही उनका सुरक्षा का दायित्व, मतलब सेफ गार्ड है भाई, ये चीज बोल रहे हैं। और शिक्षा में भी वो ये चीज होना चाहिए क्योंकि डिप्रेस क्लास का पतन अशिक्षा, निरक्षरता और अज्ञानता के कारण ये हुआ है। और उनका मानना भी क्या है, प्रशासन, मतलब जहाँ कानून बनेगा वो लेजिस्लेटिव में होगा, व्यवस्थापिका में, मतलब लागू करने जगह में भी उन लोगों का जबरदस्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब जातीय जनसंख्या के आधार में उनका वहां भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब उसका मतलब, कहने का मतलब है राजनीतिक सुविधाएं साथ 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 प्रशासन में भी, और उसके लिए बैकबोन जो फैक्ट्री तैयार करने के लिए शिक्षा में भी उनका अधिकार होना चाहिए, वो भी जातीय जनसंख्या के आधार में। क्योंकि उनका विधायिका में और विभिन्न सभाओं में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। वो अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकार का सुनिश्चितता है। और निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भी उनका होना चाहिए और छात्रवृत्ति के रूप में विशेष सुविधा भी होना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर का ये स्पष्ट रूप में मानना था, ये 1917 में। ठीक है, वो कांग्रेस के लिए वो लोग, वो डॉक्टर अम्बेडकर क्लियर उन लोग उनका बाकायदा उनको प्रिस्क्राइब करते, तुम लोग ऐसा 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 करो, नहीं तो तुम लोग का दिखावटी काम से नहीं चलेगा भाई, ये वाले वो बोलते हैं। मतलब उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि वो जो कम्युनल अवार्ड है उसमें भी दमदार तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर क्या करना चाहिए, राजनीतिक रूप में उनका अधिकार को और मजबूत करके वो बोलते हैं कि वो और मिल भी जाता है उसमें। कम्युनल अवार्ड्स गिव द अनटचेबल टू बेनिफिट्स, मतलब कम्युनल अवार्ड जब जीतते हैं साइमन कमीशन के बाद, तो उसमें दो चीज उनका मिलता है। एक मिलता है वो फिक्स कोटा ऑफ सीट्स टू बी इलेक्टेड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब फिक्स कोटा जो है, जो सीट है वो सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब पृथक निर्वाचन मंडल के आधार से, मतलब उनका
इसका मतलब क्या है? अनटचेबल्स एंड टू फील्ड बाय पर्सन्स बिलोंगिंग टू द अनटचेबल, मतलब अनटचेबल का प्रतिनिधि अनटचेबल खुद अपने वोट से उनको छूने चुने, एक नंबर वो। और दूसरा डबल वोटिंग सिस्टम था। डबल वोटिंग सिस्टम में सेपरेट इलेक्ट्रोड्स था, है ना? एक एक में वो खुद का प्रतिनिधि चुनेगा, दूसरे में वो अपर कास्ट हिंदू को लिए भी वो वोट देगा। मतलब डॉक्टर अंबेडकर उसको बोलते हैं ये प्राइसलेस प्रिविलेज है डबल वोटिंग सिस्टम। और क्योंकि वो पॉलिटिकल ओपन है जिसके आधार से वो कास्ट हिंदू कैंडिडेट को भी कंट्रोल कर सकता है, इतना पावर दलित को मिलता है। इसीलिए गांधी को पेट में मरोड़ आया और वो सीधा सीधा चला गया कहाँ? पुनः वो अरबदा जेल में जाके वो बिल्कुल, है ना, फास्ट टिल डेथ, मतलब भूख हड़ताल में चला गया। ये वाला सिस्टम था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ, डॉक्टर अंबेडकर, ये मैं अब ये वाला जो ले रहा हूँ, ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज से ले रहा हूँ। इसमें सेफ गार्ड के रूप में डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं अनुच्छेद 4 में कि जैसे पत्नी, ये प्रत्याभूति गारंटी, है ना? प्रत्याभूति का गारंटी क्या है? भाग एक बोलते हैं विधानमंडल में। विधानमंडल में मतलब लेजिस्लेटिव में प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? उनका जाति कुल जनसंख्या के से उनकी जनसंख्या के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है? संघ और राज्य विधानसभा दोनों में, मतलब केंद्र में भी और जो ये जो है जो राज्य में है, विभिन्न राज्य में, उसमें भी इन लोगों का जातीय जनसंख्या के आधार में ये होना चाहिए, बिल्कुल उनका मानना ये था। ये तो हुआ प्रतिनिधि का सवाल राजनीति में। और निर्वाचन प्रणाली कैसा होना चाहिए? वो उनका भी बोलते हैं कि निर्वाचन प्रणाली पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर प्रारंभ होना चाहिए। और पुनः समझौता के जो होता हुआ था आरंभ में जो निर्वाचन प्रणाली, मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था, उसको समाप्त कर देना चाहिए। उनका बिल्कुल क्लियर कट उनका विजन था। और नगर पालिका में भी वही सिस्टम होना चाहिए, स्थानीय निकाय में भी वही सिस्टम होना चाहिए, वो कार्यपालिका में भी आप लोग देख सकते हो वही सिस्टम होना चाहिए। ये देखिए कार्यपालिका में कुल जनसंख्या के मतलब मंत्रिमंडल में भी दलितों का कुल जनसंख्या के आधार में उनका अनुपात के अनुसार मंत्री भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए। और इन सब जगह सबका क्या है? सबका ये इनका मतलब इनका आधार क्या है? विलोप अनुपात, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन। मतलब जो गरीब, जो दलित दलित में अंदर में भी जो दलित आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप में
और गोलवलकर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आर्थिक आधार से, ठीक है? अ, अगर गोलवलकर के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो आर्थिक आधार पर सबको ऊपर उठाओ ताकि समाज एकजुट रहे। सच तो ये है कि भारत जिसे बहुस्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जटिल समाज में सिर्फ आर्थिक या सिर्फ जाति दृष्टिकोण शायद अधूरा है। हमें ये मानना पड़ेगा कि आर्थिक मदद के साथ साथ सदियों पुराना जातीय भेदभाव मिटाने के लिए विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक कदम की जरूरत है। और आरक्षण की बहस हमें बांटने के लिए नहीं बल्कि ये सोचने के लिए कि कैसे हम न्याय बराबरी और गरिमा के साथ एक समाज, एक आधुनिक पोस्ट मॉडर्न ईरा में, एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम एक भाईचारा के साथ, एक आधुनिक लोकतांत्रिक साथ, एक सेक्युलर रिपब्लिक, जो भारत का जो डेमोक्रेट, जो भारत का संविधान है, ठीक है, जो भारत का संविधान गारंटी करता है, वो हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल सोचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जो भारत का संविधान जो बोलता है सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक के हिसाब से जो सोचता है उसको बिल्कुल, उसको जस्ट वो इक्विटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस के एंगल से वो उसको देखना पड़ेगा दोस्तों। वही आज के दुनिया का ये एक एकमात्र जरिया है लोगों का जोड़ने का और आधुनिक दक्षिण एशिया बनाने का। नहीं तो ये गोलवलकर के हिसाब से सोचेंगे और सांप्रदायिकता और नफरत और धार्मिक धार्मिक जो तालिबानी, जो हिटलर शाही सिस्टम के से इंस्पायर जो आरएसएस बीजेपी के हिसाब से सोचेंगे तो ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे, ये लोग पूरा इंडिया को बर्बाद कर देंगे। ये चीज देखना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अब हम आपको, अगर ये वीडियो आपके हिसाब से दलित आरक्षण का आधार क्या है या क्यों है, आर्थिक या जातीय दोनों का मिश्रण क्या है, ये चीज़ आपको कमेंट में लिखिएगा, आपके हिसाब से क्या अच्छा लगता है। इसलिए अगर ये बहस आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्रिटिकल डिबेट चैनल को, ताकि हम हर अग- हर हफ्ते अलग-अलग आपके सामने ऐसे ही तथ्य और तर्क लेकर आएंगे। और सबसे ज़रूरी ये है कि इस लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि असली बहस समाज के हर कोने तक पहुंचे। क्योंकि सोच बदलेगी तो देश और दुनिया, समाज और व्यक्ति बदलेगा दोस्त। ठीक है, अभी इसी इसी में हम लोग विदा चाहते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे। जय संविधान, जय विधान और जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय धर्मनिरपेक्षता। ठीक है? और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद दोस्तों। हम लोग बेहतरीन लोकतंत्र के पक्ष में, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के पक्ष में दोस्तों। फिर मिलेंगे। हौसला भी। बाय बाय। नमस्ते।